31 अनिरुद्ध इग्नोर्ड आरुषि। आरुषि, अनिरुद्ध। इस समय सुशांत आरुषि के कंधे पर हाथ रखता है और आरुषि चौंकते हुए सुशांत की तरफ देखते हुए खड़ी होती है और सुशांत भी एक सीरियस एक्सप्रेशन से आरुषि से कहता है, अनिरुद्ध तुमने फिर से उसका नाम लिया। आरुषि तुम्हें हो क्या गया है, आजकल तुम्हारे जुबान पर उसका नाम कुछ ज्यादा ही आने लगा है, ऐसे उसका नाम मत लिया करो, मुझे नहीं पसंद। आरुषि, अरे नहीं, मैं उसका ऐसे ही नाम नहीं लेती सुशांत, तुम प्लीज ऐसे बुरा मत मानो, वो तो मैं कुछ सोच रही थी और जो मन में बात चल रही थी वही एकदम से जुबान पर आ गई। ऐसा नहीं है कि मैं उसे याद कर रही हूँ, तुम्हें तो पता है ना कि उसे इंसान से भी कितनी नफरत करती हूँ। सुशांत आरुषि का हाथ पकड़कर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो इतना रिलैक्स हो, भले ही तुम्हारी उसकी शादी उससे हो गई है, भले ही तुम आज उसके पत्नी के नाम से जानी जाती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ और हमेशा मैं ही रहूंगा। मेरी जगह वह तुम्हारा पति होकर भी कभी नहीं ले पाएगा। मुस्कुराते हुए सुशांत की बात पर आरुषि झूठा मुस्कुरा देती है, क्योंकि असलियत क्या है वही जानती है। आरुषि का हाथ पकड़कर चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे बैठो तो सही, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। आरुषि, आप क्या सरप्राइज है? सुशांत आरुषि को चेयर पर बैठाता है और उसके बाद उसके सामने एक बॉक्स रखते हुए कहता है, जरा इसे खोल कर देखो। आरुषि बॉक्स को खोलती है जिसमें एक लॉकेट होता है, जिसे देखकर आरुषि हैरान होते हुए कहती है, यह क्या है? मेरा मतलब कि तुम्हें ये लाने की क्या जरूरत थी? सुशांत, अभी तुम्हारी जस्ट नौकरी लगी है, अभी तो तुम्हें सेविंग करनी चाहिए, ना कि यह सब चीजों पर पैसे खर्च। बॉक्स में से लॉकेट उठाते हुए सुशांत कहता है, आरुषि प्लीज ऐसी बात मत कहो, मैं जानता हूँ कि मुझे शेविंग करनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी खुशी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि तुम्हें कितनी अच्छी लगती है इस तरह के लॉकेट और यह ज्वेलरी। मैं कल मार्केट गया था तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया। जहाँ एक तरफ सुशांत आरुषि के लिए लॉकेट लेकर आया था, वहीं दूसरी तरफ आरुषि खुश होने की बजाय एक गिल्टी फील कर रही थी। उसकी आंखों के सामने वह सारे मोमेंट आ गई थी जहाँ पर वो और अनिरुद्ध एक साथ लव मेकिंग कर रहे थे, और कल रात जो आरुषि अनिरुद्ध के साथ रात बिताई जिसमें उसने अनिला के साथ पहल की, वह सब याद करके आरुषि फील कर रही थी वो सुशांत के साथ गलत कर रही है। एक तरफ सुशांत उसे इतना प्यार कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ उसने सुशांत को धोखा दे रही है। सुशांत, क्या हुआ? आरुषि तुम खुश नहीं लग रही, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? आरुषि, उदास टोन, नहीं ऐसी बात नहीं है कि मुझे बहुत पसंद आया है, मैं बस यही सोच रही थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सुशांत, ये जानते हैं कि मेरी किसी और से शादी हो गई है, अब मैं किसी और की पत्नी हूँ और उस इंसान के साथ मैं उसके घर में एक कमरे में रहती हूँ, उसके बावजूद तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम नहीं हुआ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्या मैं इसके लायक हूँ भी या नहीं। सुशांत आरुषि का हाथ पकड़कर इमोशनल टोन में कहता है, ये सवाल फिर मत करना आरुषि, और लायक वाली बात भी फिर मत करना। मैं तुमसे प्यार किया है और तुम ही मेरा आखिरी प्यार हो, और यह शादी तुम्हारी जबरदस्ती हुई, तुम्हें धोखे से अपनी पत्नी बनाया है। भले समाज में तुम उसकी पत्नी के नाम से जाने जा रही हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी आरुषि हो, राना नहीं। मैं तुम्हारी शादी को नहीं मानता, मैं तुम्हें उसकी पत्नी नहीं मानता। हाँ, ये बात मुझे तकलीफ देती है कि तुम इस घटिया इंसान के साथ उसी के घर में रहती हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक कमरे में तुम दोनों के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता कभी नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि तुम उसे अनिरुद्ध को अपने करीब कभी नहीं आने दोगी। अगर उसके दिल में ये ख्याल भी है कि वह तुम्हें पालेगा तो ये कभी नहीं होने वाला। आरुषि, तुम उसे खुद को छूने तक नहीं दोगी और ना ही अब तक दिया होगा। मैं विश्वास करता हूँ तुम पर, तुम्हारा नाम पर, तुम्हारे शरीर पर सिर्फ मेरा हक है, उसका नहीं। सुशांत की बातें सुनकर आरुषि के तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, वह घबराने लगती है कि एक तरफ जहां सुशांत को ये लग रहा है कि आरुषि अनिरुद्ध को अपने करीब नहीं आने देगी, वहीं दूसरी तरफ कल रात अवश्य ने खुद से अनिरुद्ध को अपने करीब कर लिया था, लेकिन ये बात आरुषि अपने चेहरे पर नहीं ला सकती थी। सुशांत, सही कहा ना आरुषि? आरुषि हिचकिचाते हुए, बिल्कुल सही कहा, हमारे बीच में वह रिश्ता कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। चेहरे पर गिल्टीनेस। ऑफिस में अनिरुद्ध नैना पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता नैना, मुझे क्या देख रही हो? इस कॉफी को साफ करवाओ अभी क्या भी। नैना अनिरुद्ध के गुस्से को देखकर हैरान हो रही थी, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं थी जिसके लिए अनिरुद्ध उसे पर इतना बुरी तरह से चला रहा था। नैना हैरान, अनिरुद्ध ये तुम मुझे किस टोन में बात कर रहे हो, और ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम मुझसे इतने गुस्से से चिल्ला रहे हो? मैंने पहले और भी बड़ी गलती की है, लेकिन तुमने गुस्सा नहीं किया जितना तुम आज इस कॉफी के पास टेबल पर गिर जाने से कर रहे हो। किसका गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पर? अनिरुद्ध गुस्से से, नैना जितना कहा गया है उतना ही करो, और मैं कोई आरुषि का गुस्सा तुम पर नहीं निकल रहा हूँ, इसलिए उसे बीच में लाने की जरूरत नहीं है। नैना सार्कास्टिक स्माइल, आरुषि सही कहा तुमने, अब बिल्कुल सही नाम लिया तुमने, तो तुम अब अपनी पत्नी का गुस्सा
उस आरुषि का गुस्सा मुझ पर निकल रहे हो तभी तो सोचो कि इतनी छोटी सी बात पर तुम मुझ पर इतना क्यों भड़क रहे हो। तुम्हारी उसके सामने नहीं चली इसलिए तुम मुझ पर ऐसी बातें बोल रहे हो, मुझसे इतना कुछ कह रहे हो। अनिरुद्ध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नैना नाराज होकर अनिरुद्ध के केबिन से चली जाती है। अनिरुद्ध टेबल से कप को उठाकर जोर से फर्श पर मारते हुए कहता है, और इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। घर तो घर, अब ऑफिस में भी यह मुझे पागल कर रही है। सही तो कह रही थी नैना, में उसे पर गुस्सा क्यों निकल रहा था। तारांकन। रात के 8 बजे डाइनिंग टेबल दादी मधुदेवी खाना खा रहे थे। माया गुस्से से रोहित के साथ घर में एंटर करती है। माया का गुस्सा देखकर मधुदेवी उसे अपनी तरफ बुलाते हुए कहती है, माया इधर आओ। ये गुस्से में तमतमाती हुई कहाँ जा रही। माया डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर गुस्से से कहती है, माँ आज भैया को हो क्या गया है। आपको पता है उन्होंने मेरी सबके सामने मुझ पर कितनी चिल्लाकर बात करे। पूरा स्टाफ खड़ा था और मुझे ऐसे डांट रहे थे जैसे कि कोई मैं 5 साल की बच्ची हूँ। मैं भी उसी कंपनी में एक अथॉरिटी पोस्ट पर हूँ। रोहित। सासू माँ, मैं कब से माया को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात पर इतना बुरा ना माने, और वैसे भी देखा जाए तो गलती इसी की थी। क्या जरूरत थी आगे अनिरुद्ध को गुस्सा, और हम तो जानते हैं ना कि वह कितना गुस्से वाला है। मधु देवी। मैं बात करूंगी अनिरुद्ध से। वैसे आज सुबह से ही वह कुछ ठीक नहीं है। सुबह का नाश्ता भी करके नहीं गया, दोपहर का खाना भी उसने वापस लौटा दिया और रात के लिए भी मना कर दिया। लगता है काम का बहुत स्ट्रेस हो रहा है उसे पर। मधु देवी आरुषि की तरफ देखते हुए कहती है, तुम उसकी पत्नी होना, क्या तुम इतना सा भी ख्याल नहीं रख सकते। तुम्हारा पति सुबह से नाश्ता नहीं करके गया है, उसने 3 टाइम का खाना नहीं खाया है, सुबह से भूखा है। वह एक फोन करके पूछा उसे, नहीं तुम्हें तो आप अपने कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है। तुम तो बड़े आराम से नाश्ता करके कॉलेज जाती हो, घर आती हो, अपने पति की परवाह है तो मैं जरा सी भी। मधु देवी के गुस्से से आरुषि खामोश हो जाती है। तभी दादी आरुषि का पक्ष लेते हुए कहती है, अरे तू उसे बेचारी को क्यों डांट लगा रही है, उसकी क्या गलती है। अनिरुद्ध कोई बच्चा थोड़ी ना है। क्या भूल गई कि यही थी एक दिन पहले जिसने पूरी रात जाकर अनिरुद्ध का ख्याल रखा था। घर में इतने नौकर चाकर है, उसके बावजूद ये कॉलेज जाकर हम सबके लिए उनके साथ मिलकर खाना बनाती है। सुबह मेरी चाय कमरे में लेकर आती है, हम सबके का नाश्ता तैयार करती है। इस घर की बड़ी बहू, बड़ी मालकिन होने के बावजूद ये कितनी सामान्य तरीके से हमारे साथ रहती है, उसके बाद चिल्ला रही हो। माया फ्रस्ट्रेटेड होकर आरुषि की तरफ देखते हुए कहती है, दादी आरुषि एक सब काम इसलिए करती है क्योंकि एक साधारण घर से है, अमीरों की तरह रहना इसे नहीं आता, इसलिए इसका इतना पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि भैया के गुस्से का कारण भी यह आरुषि ही है। पक्का इसलिए कुछ किया होगा, इसलिए वह सुबह से आग के गोले की तरह सब पर बरसा रहे हैं। आरुषि को ताना मारकर माया वहां से चली जाती है। रोहित आरुषि की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, इसकी बात का बुरा मत मानना, अनिरुद्ध की बहन है ना, तो पर्सनैलिटी तो उनकी मैच ही होगी। मैं संभाल लूंगा, फिलहाल आप मुझे खाना दीजिए, बहुत भूख लगी है। आरुषि हल्की से स्माइल देती है और वह रोहित को खाना सर्व करने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में अनिरुद्ध ही चल रहा होता है, क्योंकि भले ही माया एक ताना मार कर गई थी, लेकिन जो वह कह कर गई थी वही सच था। अनिरुद्ध आरुषि की सुबह की बात से इतना ज्यादा अफेक्ट हो गया था कि उसका दिमाग आज काम नहीं कर रहा था। आरुषि के बोले गए शब्द ही उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। तारांकन। रात के 1 बजे आरुषि अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन शायद पढ़ाई तो एक बहाना था। वह अनिरुद्ध का इंतजार कर रही थी। एक तो सुबह जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसी के बारे में उसे अनिरुद्ध से बात करनी थी, और उसे अपने कॉलेज में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं जो उसके पुराने घर में है, जहां उसने अपना टॉक्सिक बचपन निकाला। अब वहां भी जाने के लिए आरुषि को अनिरुद्ध की परमिशन चाहिए, लेकिन जिस मूड में आज अनिरुद्ध के बारे में सुना है और उसी को डर भी लग रहा है। आरुषि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उससे। उसने जब सबके सामने खुद की बहन माया पर इतनी बड़ी फटकार लगा दे, वह भी स्टाफ के लोगों के सामने, पता नहीं मुझे तुम किस तरह बात करेगा, क्योंकि माया भले ही मुझे अनजाने में ताना मार कर गई हो, लेकिन शायद उसके बाद सही थी मैंने जो उससे बातें कही, अनिरुद्ध को उससे ठेस पहुंची है। सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, मैं क्या करती हूँ, जो दिखा वही सही मान लिया ना। पर एहसास हो रहा है कि जल्दी रिएक्शन दे दिया। उसने तो इतने करीब आने के बाद भी उसे लाइन को क्रॉस नहीं किया। मुझे लगा था कि वह बहुत बड़ा जालिम है, लेकिन कल रात के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ इमोशन है उसमें जो उसने दबा रखे हैं। हाँ, वह अपनी प्रोफेशन और जैसे उसकी जिंदगी है उसके कारण वह बहुत रूड और गुस्सैल और बदतमीज है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसके दिल में सामने वाले इंसान के लिए एक इमोशन तो होगा ही, तभी तो मेरी इतनी कोशिश करने के बाद भी वह अपने साथ को नहीं बोला। मैं कोशिश करूंगी कि सोने से पहले मैं अनिरुद्ध से सारी बात क्लियर कर दूं। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह मुझसे बात नहीं करेगा तो मुझे फर्क पड़ेगा, बस यही है कि उसने जो मेरा मन रख उसके लिए मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आई होप कि 1-2 दिन भी आए जब अनिरुद्ध खुद मुझे अपनी जिंदगी से जाने के लिए कह दे।
आरुषि अनिरुद्ध के बारे में बात कर ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अनिरुद्ध एंटर करता है। आरुषि बेड से उतर कर सामने आकर खड़ी हो जाते हैं, लेकिन अनिरुद्ध उसको अवॉइड करते हुए बैग को टेबल पर रखता है और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चला जाता है। पहली बार अनिरुद्ध ने कुछ ऐसा बिहेव किया जो आरुषि के लिए अनएक्सपेक्टेड था। अनिरुद्ध ने आरुषि को अवॉइड किया और ये देखकर आरुष भी हैरान हो गई थी। Chapter 32 अनिरुद्ध इज गोइंग फॉर 10 days। अनिरुद्ध आरुषि को इग्नोर करके चला गया। यह आरुषि के लिए सबसे हैरान करने वाली बात थी, वरना उसे तो लग रहा था कि आते ही अनिरुद्ध उस पर भड़केगा, उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन उसने तो ऐसे बिहेव किया जैसे वह कमरे में है ही नहीं। आरुषि हैरान होते हुए, क्या सच में इसने मुझे नहीं देखा या फिर देखते हुए भी अवॉइड करके चला गया? मुझे तो लगा था कि आते ही अपने गुस्से के गोले मुझ पर दागना शुरू कर देगा, लेकिन ये तो चुपचाप वॉशरूम में चला गया। चलो अच्छी बात है, इसके फालतू गुस्सा तो मुझे सहन नहीं करना पड़ेगा। वैसे मुझे नहीं लग रहा है ये बात करने के मूड में है, और ऐसा ना हो कि मैं कॉलेज की बात करूं तो ये भड़क जाए और कुछ ऐसा बोल दे या फिर कह दे कि अब से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। एक काम करती हूँ, मैं सुबह से बात करूंगी, शायद सोने के बाद थोड़ा बेटर फील करे और एक दिन पूरा निकल जाएगा तो उसका गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि इसका गुस्सा तो इसके नाक पर हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी। आरुषि अपनी बुक्स को उठाकर टेबल पर रखती है और जैसे ही वह बेड पर सोने जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसे मधु देवी की वह सारे ताने याद आते हैं जो डाइनिंग टेबल पर वह सबके सामने उसे दे रही थी। उसको ताना कस रही थी कि कैसे पत्नी होने के बावजूद उसे अपने पति का जरा भी ख्याल नहीं है। हालांकि इससे आरुषि को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन वह सच में अनिरुद्ध के बारे में सोचकर उसके लिए खाना लेने के लिए किचन में जाती है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, ना कि इसलिए क्योंकि उसे मधु देवी ने कहा था। खाना लेकर आरुषि जैसे ही कमरे में पहुंचती है, वह देखती है कि अनिरुद्ध कॉल पर किसी से बात कर रहा है और कुछ फाइल्स को अरेंज कर रहा है। आरुषि खाना लेकर अनिरुद्ध के पीछे खड़ी रहती है और इंतजार कर रही होती है कि कब वह फोन कट करे। कुछ देर बाद अनिरुद्ध फोन कट करके जैसे ही टर्न होता है, उसकी नजर आरुषि पर पड़ती है। आरुषि हिचकिचाते हुए आरुषि आगे कुछ कहती, अनिरुद्ध उसे फिर से इग्नोर करता है और अपनी फाइल्स और मोबाइल लेकर कमरे से चला जाता है और आरुषि हाथ में थाली लेकर कमरे में खड़ी रह जाती है। आरुषि गुस्से से, यह मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहा है? एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे? क्या लग रहा है कि मुझसे बात नहीं करेगा तो मुझे फर्क पड़ेगा, मुझे तकलीफ पहुंचेगी और मैं इसे मनाते मानाते इसके पीछे पीछे जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे उसकी वह फालतू डरावनी बातें सुनने तो नहीं पड़ रही। नहीं खाना खाना है तो नहीं खाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब भूख लगेगी तो खुद खाने का। और दादी ने सही कहा था, कोई 5 साल का बच्चा नहीं है जो उसको हाथ में थाली लेकर मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैं ही पागल थी तो उसके लिए खाना लेकर आई। छोड़ आरुषि किचन में वापस खाना रखकर अपने कमरे में लौट आई है और वह बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने स्टडी रूम में सोफा पर लेटे हुए आरुषि के बारे में सोचते हुए कहता है, एक तरफ इस रिश्ते को नहीं मानती, मुझे अपना पति नहीं मानती, तो फिर क्यों मेरे लिए खाना लेकर आई है? डेफिनेटली इसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भूखे रहने से। ये भी यह घर वालों को दिखाने के लिए ही कर रही होगी कि देखो मैं अपने पति का कितना ख्याल रखती हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता क्या है कि मुझसे बेहतर और कौन जानता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज सभी पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। यह नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन कारण आरुषि क्यों बन रही है। हाँ, मैं जानता हूँ उसने जो बातें कही थी उसने मुझे हर्ट किया है, लेकिन उसकी भी गलती नहीं थी। उसने जो देखा जो समझा, और मैं भी तो उसे वही सब कह रहा था, ना कि हमारे बीच में सब हो गया है। मैं इस बात को नहीं भूल सकता कि यह शादी जबरदस्ती की हुई है और अभी भी आरुषि इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं आरुषि से इतना कुछ क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं जानता हूँ वह मेरी पत्नी है और मेरे अलावा अब कहीं और नहीं जा सकती है, और मैं यहाँ स्टडी में क्यों आ गया हूँ? क्या मैं पूरी रात यही सोने वाला हूँ? लेकिन यहाँ पर चैन की नींद मुझे कैसे आएगी? सॉफ्ट टोन, मुझे उसकी आदत हो गई है, मुझे आरुषि के मुलायम बाहों की, उसकी खुशबू की, उसकी नजदीकी की आदत हो गई है। उन सब के बिना मुझे नींद कैसे आएगी? लेकिन रुड टोन, मैं यूं ही नहीं जा सकता। उसे बताना भी तो जरूरी है कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अनिरुद्ध राणा उसके लिए मर मिटेगा। बहुत लड़कियां हैं अनिरुद्ध के पास, कमी नहीं है। अगर जाऊंगा तो अब थोड़ी इंसल्टिंग फील होगा, जो मैं नहीं करवाना चाहता। सोए वह आराम से कमरे में, वह खास नहीं है मेरे लिए।
तारांकन। अगली सुबह अनिरुद्ध अपने कमरे में जाता है। आरुषि पिलो से चिपक कर गहरी नींद में सो रही थी। अनिरुद्ध आरुषि के करीब पहुंचता है। वह बहुत ही इनोसेंट से उसे देख रहा था। उसके मासूम चेहरे पर आए हुए बालों के लटों को छूने का दिल कर रहा था। वो उसके बालों की लटों को कान के पीछे करना चाहता था, आरुषि के और करीब जाना चाहता था। अपने हाथों को वह आगे बढ़ता है, लेकिन वह आरुषि को छुए उससे पहले आरुषि अपने सर को दूसरी तरफ कर लेती है और उसकी वो बातें। अनिरुद्ध एकदम पीछे हट जाता है। वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, यह मैं क्या कर रहा था, पागल हो गया हूं मैं। अनिरुद्ध तुरंत अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। अलमारी की आवाज से आरुषि की आंखें खुल जाती है। कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। उसे एहसास होता है कि अनिरुद्ध वापस आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं होती। तारांकन। सुबह के 9 बजे घर के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। आरुषि दादी को चाय देती है और उसके बाद मधु देवी को नाश्ता सर्व करने लगती है। मधु देवी अनिरुद्ध की तरफ देखकर एक परेशान होते हुए कहती है, अनिरुद्ध बेटा, अपना ख्याल रखा। मैं जानती हूँ कि तू काम में बहुत बिजी रहता है, लेकिन अगर तू ऐसे ही खाना पीना छोड़कर काम के पीछे भागता रहेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। कल तू नाश्ता करके भी नहीं गया, दोपहर का भी तुमने खाना लौटा दिया था जो मैंने भिजवाया था, और रात का भी। वैसे घर जाकर तूने खा लिया था ना खाना, या फिर? आरुषि की तरफ गुस्से से देखते हुए, ये काम भी नहीं किया इसमें मेरे कहने के बावजूद। अनिरुद्ध सार्कास्टिक स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये कल इसलिए नहीं खाना लेकर आई थी क्योंकि इसे माँ ने टोक था, वही सोचो भला इसे मेरी परवाह क्यों होने लगी। रात के 1 बजे तक मेरा इंतजार कर रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि सच में मेरा इंतजार कर रही थी, बल्कि इसलिए ताकि उसको अगले दिन डांट ना पड़े और यह बता सके कि मेरे लिए खाना लाई थी। अनिरुद्ध, सीरियस? हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया था, आरुषि मेरे खाना लेकर आई थी। आरुषि हैरान होते हुए अनिरुद्ध की तरफ देखती है, नाराज है फिर भी आरुषि का पक्ष ले रहा है। माया एक सार्कास्टिक टोन में अनिरुद्ध से कहती है, वैसे भैया आपको नहीं लगता कल आपने मुझे फालतू में ही सबके सामने इतना सुना दिया, जबकि मैंने कुछ ऐसी गलत बात भी नहीं कही थी। खैर छोड़ो, आपकी बहन हो इसलिए इस बात को जाने दिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी पत्नी का गुस्सा मुझ पर निकला। क्या हुआ, कोई बात हुई है दोनों के बीच में? वैसे देखा था मैंने आज सुबह स्टडी रूम से निकले थे जैसे वही सो रहे थे, क्या कल रात आप अपने कमरे में नहीं सोए? सभी अनिरुद्ध और आरुषि की तरफ देखते हैं। माया की तरफ गुस्सा से देखते हुए अनिरुद्ध कहता है, माया मेरे और आरुषि के बीच में क्या हुआ है और क्या नहीं हमारे बीच में है, चाहे लड़ाई है या प्यार है, इसके बारे में तुम्हें इतनी जिज्ञासा रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम मियाँ बीवी के रिश्ते में क्या चल रहा है वह हमारे कमरे के अंदर ही रहने दो, उसे बाहर सबके सामने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मेरे और आरुषि के रिश्ते के बारे में मैं ये सब बातें नहीं सुनना चाहता, और रही बात सोने की तो बता दूं, मैं अपने कमरे में ही सोया था क्योंकि ऑफिस का इतना काम है, इसलिए जल्दी उठकर मैं स्टडी रूम में गया था ताकि आरुषि को सोने में दिक्कत ना हो। मैं उसके लिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि वह रात 1 बजे तक मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे खाना देने के बाद ही वह सोई और वह मेरे आने से पहले अपनी पढ़ाई कर रही थी। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब वाली सीट पर बिठाते हुए कहता है, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? तो अपना नाश्ता करो ना, खाना सर्व करने की जरूरत नहीं है था, नौकर काफी है, नाश्ता बना देती हूँ उतना ही काफी है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनिरुद्ध की बातें सुनकर घर के सभी सदस्य हैरान हो गए थे क्योंकि आज पहली बार अनिरुद्ध ने इस तरह से आरुषि का साइड लिया, वरना आज तक किसी का पक्ष नहीं लेता। और आरुषि भी हैरान रह गई थी, हालांकि वह जानती थी अनिरुद्ध तुम जो कुछ कह रहा है झूठ है, लेकिन फिर भी वह आरुषि को ही बचा रहा था। अनिरुद्ध, मेरे बारे में इतना कुछ पूछ रही हो? माया तुम्हारा एक छोटा भाई भी है ना? आर्यन 9 दिन से ऊपर हो गए हैं, वह लंदन से वापस कब आ रहा है? क्या उसका वही बसने का प्लान है? उससे कहो कि उसका यहाँ परिवार है, जितने मौज मस्ती करनी थी कर ली, अब आपने आकर स्कूल को फिर से ज्वाइन करें। माया, हाँ मैंने कॉल किया था, कल आएगा वह, लेकिन क्या वह इस घर में रह पाएगा क्योंकि उसके सामने वह लड़की है जिसने उसे जेल भिजवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आरुषि की तरफ गुस्से से देखते हुए आरुषि के चेहरे पर भी गंभीरता जाती है जब वह आर्यन का नाम फिर से सुनती है, क्योंकि वही था जिसने सुशांत को टक्कर मारी थी, वही था जिसके कारण आज अनिरुद्ध ने उससे जबरदस्ती की। आर्यन आरुषि की आंखों के सामने रहेगा, यह आरुषि के लिए किसी तकलीफ किसी दर्द से काम नहीं था। माया के जवाब पर अनिरुद्ध कहता है, वह पसंद करे या ना करे रहना उसे यही पड़ेगा, और दूसरी बात अब आरुषि उसकी भाभी है, उसके बड़े भाई की पत्नी, जब वह आए तो उसे समझा देना कि आरुषि से ढंग से बात करे, तमीज से पेश आए। अगर उसने कुछ बकवास करने की कोशिश की या उसने कुछ पीछे अतीत का उठकर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो इस बार उसका सामना मुझसे होगा। जिस तरह से अनिरुद्ध आरुषि का साइड ले रहा था, अभी भी वह आरुषि को ही बचा रहा था, ये देखकर माया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि चंद दिनों में ही उसका भाई अनिरुद्ध, जो किसी के नहीं सुनता था, आज वह बिल्कुल सिर्फ आरुषि आरुषि कर रहा है। मधु देवी की तरफ देखती है।
मधु देवी, माया तुम अपना खाना खाओ। और अनिरुद्ध, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम उसे समझा देना, क्या तुम कहीं जा रहे हो? अनिरुद्ध, हाँ मैं ऑफिस के किसी काम के लिए, मुझे मीटिंग के लिए दूर जाना पड़ रहा है, एक स्पेशल मिशन समझ लीजिए। दादी, फिर से कहीं 1 महीने के लिए तो नहीं जा रहा ना? भूल मत कि अब तेरी शादी हो गई और पत्नी तेरा इंतजार करती है। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखकर एक सार्कास्टिक स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल माँ दादी, मेरी पत्नी मेरा बहुत इंतजार करती है। 1 महीने के लिए नहीं जा रहा हूँ, फिर भी 10 दिन लग जाएंगे। आरुषि अपने मन में, अनिरुद्ध 10 दिन के लिए जा रहा है। 33 एरियंस रिटर्न एंड मिसबिहेवियर विद आरुषि। अनिरुद्ध 10 दिन के लिए अपने ऑफिस के काम के कारण जा रहा है, इसलिए वह अपना बैग पैक कर रहा है और उसके साथ साथ वो फोन पर किसी से बात कर रहा है। आरुषि चुपचाप कमरे में बेड के सहारे खड़ी है, वह अनिरुद्ध को ही देख रही है। उसे अनिरुद्ध से बात करनी है, एक तो जो कल हुआ उसी को लेकर, और दूसरी बात कि उसे अपने इस कॉलेज में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं और वह जानती है कि जब तक उसे अनिरुद्ध की परमिशन नहीं मिलेगी वह अपने पुराने घर नहीं जा पाएगी, इसलिए वह इंतजार कर रही है कि कब अनिरुद्ध फोन कट करे और आरुषि उससे बात करें। अनिरुद्ध, फोन पर बात करते हुए, सभी फाइल्स प्रॉपर होनी चाहिए, मुझे किसी भी चीज की अगर कमी मिली तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा सो होगा, तुम्हारी टीम के साथ भी अच्छा नहीं होगा, और तुम जानते हो अनिरुद्ध राणा जो कहता है वह करता भी है। रूड टोन। अनिरुद्ध की रूड टोन सुनकर आरुषि नर्वस हो जाती है कि वह कैसे बात की शुरुआत करे। अनिरुद्ध कॉल कट करके जैसे ही मुड़ता है उसकी नज़र आरुषि पर जाती है। कल की बात को लेकर वह अभी भी आरुषि पर बहुत गुस्सा था, भले ही सभी के सामने उसने आरुषि का पक्ष लिया, ऐसे बिहेव किया जैसे उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन कमरे के अंदर जो अनिरुद्ध की दिल में ठेस पहुंची हुई थी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अनिरुद्ध बहुत गुस्से से आरुषि को देख रहा था। आरुषि अनिरुद्ध के गुस्से को देखकर अपना एक कदम पीछे करते हुए कहती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वह कल। आरुषि अपनी बात पूरी करती उससे पहले अनिरुद्ध एग्रेसिवली आरुषि के करीब पहुंचता है और उसकी कलाई को टाइट पकड़कर उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हारी बात गई भाड़ में, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी फालतू बकवास सुनूं। मेरी बात तुम कान खोल कर सुनो, ये बिल्कुल मत समझना क्योंकि मैं 10 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं तो तुम्हें आज़ादी मिल गई है। तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वह करोगी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पर निकल आएंगे और तुम अपनी मर्जी से गोवा शहर की गलियों में इधर उधर घूमती फिरोगी, चाहे मैं इस शहर में हूँ, इस देश में हूँ या इस देश से बाहर, मेरे घर में क्या हो रहा होता है मुझे इसकी पल पल की खबर मिलती है, इसलिए कुछ भी ऐसा करने की कोशिश मत करना कि मुझे मजबूर होकर कुछ ऐसा करना पड़े जो तुम नहीं चाहती। कॉलेज से सीधा घर और घर से कॉलेज, इसके अलावा मुझे तुम कहीं भी नहीं देखनी चाहिए। और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हें तो आज़ादी मिल जाएगी शायद, लेकिन तुम्हारे परिवार का हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बंदूक की एक गोली हमेशा तुम्हारे पापा के माथे पर मैं ताने रखता हूँ, इसलिए कुछ ऐसा मत करना जो मुझे वह कदम उठाना पड़े। अनिरुद्ध ने फिर से आरुषि को धमकी दे दी थी और कोई मामूली धमकी नहीं, फिर से उसके पापा की मर्डर की धमकी, जिससे आरुषि घबरा जाती है। भले ही उसके पापा ने उसके साथ गलत किया लेकिन उसके तो दिल में अभी भी कहीं ना कहीं अपने पिता के लिए भाव है जिसे वह नहीं झूठला सकती। अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि के हाथ को झटकता है और वह अपना बैग उठाकर कमरे से चला जाता है। एक बार फिर से अनिरुद्ध की बातों से आरुषि हट हो गई थी। आरुषि, ये कभी नहीं सुधर सकता, मैं ही पागल थी जो इससे बात करने का सोचा, इससे माफी मांगना चाह रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ कि अब तक हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई। मैं इसे माफी तो क्या उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, क्या हर बार मुझे मेरे पिता को मारने की धमकी देता रहता है। मैं गलत थी जो चल सोच रही थी कि इसके अंदर कोई इमोशन है, शायद मैं इसकी पत्नी हूं तो कहीं ना कहीं उसके नाते यह मेरे बारे में सोचता है, बिल्कुल अपने परिवार की तरह। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि यह वही अनिरुद्ध है जो पैसों के बदौलत मुझे खरीद कर जबरदस्ती यहाँ लेकर आया था और मुझसे शादी की थी। इसकी जिद है, इसका बदला है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे अपने डॉक्यूमेंट लेने हैं, दादी से बात करनी होगी। अनिरुद्ध से तो आरुषि बात नहीं कर पाए, लेकिन दादी की परमिशन से आरुषि अपने पुराने घर जा रही है, वह भी माया के पति रोहित के साथ। रोहित तो बड़ा खुश है क्योंकि आज उसे मौका मिला है आरुषि के साथ अकेले बात करने का, जो वह हमेशा से चाहता था, क्योंकि उसकी एक गलत नज़र आरुषि पर है। आरुषि शांत बैठी हुई है, उसके मन में कई बातें चल रही है और वही अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे पर नजर का हुए अपने मन में गंदे इरादों से कहता है, क्या बात है, आज इसको पहली बार इतनी नजदीकी से देख रहा हूँ, कितनी खूबसूरत है ये, क्या गोरे गोरे गाल, गोरे गोरे हाथ, काली काली जुल्फे और यह होंठ के नीचे काला तिल, मुझे दीवाना कर रहा है। अनिरुद्ध की क्या किस्मत है, भला की खूबसूरत लड़की मिली है उसे, वह भी उम्र में इतनी छोटी, उसके साथ तो उसे कितना मजा आता होगा।
आरुषि भले ही अपने ख्यालों में थी, लेकिन लड़की अपने सिक्स सेंस से पता कर लेती है कि कौन इंसान उसे किस नज़रों से देख रहा है। वह फील करती है जैसे रोहित उसे बार बार देख रहा है। जैसे ही आरुषि अपनी नज़र उठाकर रोहित की तरफ देखती है, रोहित तुरंत अपनी नज़र सामने कर लेता है। रोहित झूठ हंसते हुए, क्या बात है, आज का मौसम तो कितना अच्छा है, क्यों ना थोड़े से गाने बजाया जाए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रोहित की बातों पर आरुषि हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने गर्दन हाँ में हिला देती है। रोहित म्यूजिक प्ले करता है, लेकिन जिस तरह के गाने बजाने शुरू होते हैं उससे आरुषि इनकम्फर्टेबल हो जाती है, क्योंकि रोहित ने ऐसा सॉन्ग प्ले किया था जिसके लिरिक्स काफी वल्गर थे। आरुषि हैरान होते हुए रोहित की तरफ देखती है और रोहित तो गुनगुनाते हुए ऐसे म्यूजिक को एंजॉय कर रहा था जैसे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि जिस म्यूजिक पर वह इतना एंजॉय कर रहा है वह एक लड़की को कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। आरुषि चुपचाप रहती है, लेकिन कुछ देर बाद जब रोहू दूसरा गाना प्ले करता है तो आरुषि और नहीं सहन कर पाती और वह तुरंत म्यूजिक को बंद करते हुए कहती है, मुझे इस तेज आवाज से सिर दर्द हो रहा है, अगर आपको गाने सुनने हैं तो प्लीज अपने कानों में ईयरबड्स लगा लीजिए। रोहित इंटेंस नजर, कोई नहीं, इसे बंद ही रहने दो। कुछ ही देर में आरुषि अपने पुराने घर पहुंचती है जहां पर ताला लगा हुआ था। आरुषि को नहीं पता था कि उसका वह परिवार जिसने उसको 1 करोड़ रुपए के लिए अनिरुद्ध को भेज दिया था वह अब कहीं अच्छी जगह रहने लगे हैं। आरुषि को देखकर आसपास के पड़ोसी आते हैं और आरुषि से छानबीन करने लगते हैं कि वह अचानक से कहाँ चली गई थी, उसकी शादी अनिरुद्ध से कैसे हो गई। उनके सवाल आरुषि को परेशान तो कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके वह बनावटी जवाब दे देती है और बाद में जब वह घर पर लगे हुए तले और अपने परिवार के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि उसका वह परिवार गोवा के एक नामी इलाके में रहता है जहां उन्होंने काफी अच्छा घर खरीद लिया है और वह बहुत ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पड़ोसियों की मदद से घर का दरवाजा खोला जाता है। आरुषि घर में एंटर करती है। महेश 10 दिन के अंदर ही वह घर एक खंडहर सा लग रहा था, हर तरफ जाले लगे हुए थे, धूल मिट्टी थी और इस भी ज्यादा वक्त नहीं लगती वह अपने कमरे में जाती है जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अलमारी से अपने डॉक्यूमेंट लेती है और तभी उसकी नज़र उन कार्ड पर जाती है जो उसे सुशांत ने दिए थे, लेकिन उन कार्ड की विला में लेकर जाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आरुषि अपना वह मोबाइल उठा लेती है जो उसका था और साथ ही दीवार पर लगी एक छोटी सी उसकी माँ की तस्वीर जो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। रात के 8 बजे डाइनिंग टेबल पर अनिरुद्ध के अलावा घर के सभी सदस्य डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी आरुषि शॉक्ड हो जाती है जब वह देखती है कि सामने से आर्यन आ रहा है। आर्यन को देखते ही और उसी के सामने वह सारे विजुअल्स आ जाते हैं। कैसे नाइट क्लब में आर्यन के दोस्तों ने आरुषि को छेड़ा था, आरुषि ने उन्हें थप्पड़ मारा था और उसके बाद जब वह सुशांत के साथ सड़क पर जा रही थी तो आर्यन ने टक्कर मारकर सुशांत की हालत बुरी कर दी थी। और उसके बाद अनिरुद्ध का आरुषि की जिंदगी में आना और जबरदस्ती की एक शादी और उसके बाद अनिरुद्ध का ये रूखा व्यवहार। आर्यन आरुषि के नजदीक पहुंचता है और वह एक बहुत ही आत्मविश्वास से अपनी आंखों को बड़ी करके आरुषि को देख रहा होता है। वही आरुषि के चेहरे पर गुस्सा, तकलीफ, दर्द सब एक साथ उमा आए थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। माया आरुषि को ताना देते हुए कहती है, यह मेरे भाई को घूर घूर कर क्या देख रही हो, साइड हेटर से बैठने दो। आर्यन चेयर पर बैठने के बाद आरुषि को देखकर एक इरिटेटिंग टर्न में कहता है, क्या हुआ। आरुषि मुझे देखकर हैरान हो गई। दादी आर्यन को टोकते हुए कहती है, आर्यन ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का, बोलो मत कि यह अब तुम्हारी भाभी है, अनिरुद्ध की पत्नी है, यह इसे भाभी का कर बुलाओ। आर्यन गुस्से से खड़ा होता है और खाने की प्लेट को जोर से जमीन पर फेंकते हुए कहता है, भाभी माय फुट मेरी यह कुछ नहीं है, इस लड़की को मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे जेल भिजवाना चाहती थी, मेरे और मेरे दोस्तों के खिलाफ मोर्चा लेकर निकाली थी, क्या हुआ। मेरी नज़र में यह एक खरीदी हुई लड़की है, एक गुलाम जिसकी मैं कभी इज्जत नहीं कर सकता। आपको इसे अपनी बहू मानना है तो मानो, लेकिन मेरे लिए ये कुछ नहीं है और मैं जानता हूँ कि भैया भी इसकी कोई इज्जत नहीं करते होंगे, इसलिए मुझे मत कहना इस लड़की को फिर ऐसे कुछ शब्द कहने के लिए। आर्यन जिस तरह से आरुषि से बात कर रहा था उसे आरुषि बिल्कुल हैरान नहीं थी, क्योंकि इतना तो वह जानती थी कि आर्यन किस टाइप का लड़का है, लेकिन हैरान भी उससे ये देखकर हो रही थी कि आर्यन उससे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन ना तो मधु देवी और नहीं माया दोनों ही कुछ नहीं कह रही है, जबकि अनिरुद्ध सुबह ही माया को वार्निंग देकर गया था कि आरुषि के साथ अच्छे से पेश आया जाए। लेकिन जिस तरह से आरुषि की आर्यन इंसल्ट कर रहा था उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अनिरुद्ध के जाते हैं उसके परिवार के लोग उसकी बातें भी भूल गए हैं। क्या अनिरुद्ध के जाने के बाद आरुषि को होगा उसका एहसास, क्या अनिरुद्ध के जाने के बाद आरुषि के दिल में आएगी कोई फीलिंग और अनिरुद्ध की एब्सेंस में क्या करेगी राणा फैमिली आरुषि के साथ। कहानी में आगे क्या क्या होता है जानने के लिए पढ़ते रहिए। प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है, और अगर आपको इस सजेशन देना चाहते हैं तो वह भी कमेंट करें। 34 आरुषि इज मिसिंग अनिरुद्ध।
अनिरुद्ध के जाते ही माया मधु देवी का व्यवहार आरुषि के लिए बिल्कुल बदल गया था। अनिरुद्ध के सामने तो वह कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन आज अनिरुद्ध की अब्सेंस में डाइनिंग टेबल पर दोनों ने ही आरुषि की काफी इंसल्ट की। उससे यह एहसास जताया गया कि वह कितनी लकी है जो एक सड़क से उठकर हवेली में आ गई है। अनिरुद्ध से शादी करने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई है। माया ने तो आरुषि को ये तक कह दिया कि वह सिर्फ शक्ल से दिखाती है कि वह कितने बेचारी है और इस शादी को वह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर में बहुत खुश है। वहीं पर मधु देवी ने भी कुछ इल्जाम लगा है और सबसे ज्यादा बदतमीजी तो आर्यन ने की। उसने सिर्फ आरुषि से ऊंची आवाज में बात ही नहीं की, उसकी तरफ गुस्से से खाने की प्लेट फेंकी और कुछ ऐसी डेरोगेटरी बातें कही जिसे सुनकर आरुषि की आंखों में आंसू आ गई थे आखिरकार, और इस रोते हुए अपने कमरे में पहुंचती है। आर्यन की वह बुरी में बातें जो उसने आरुषि से कही थी और जिस पर मधु देवी और माया चुप थी, उन बातों को सोचते हुए आरुषि रोते हुए कहते हैं, तो ये लोग ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में, इन्हें लगता है कि मैं लालची, यह सब मेरा नाटक है। और आर्यन ने कितनी गंदी बात कही मेरे लिए जिसे मैं खुद नहीं दोहरा सकती। अनिरुद्ध के प्रेजेंस का इतना असर होता है इस घर पर, जहां आज सुबह एक हल्की सी बात पर अनिरुद्ध ने माया को डांटकर मेरी साइड ली थी और उसके बाद मुझे कोई कुछ नहीं कहा पाया था, बल्कि पिछले 9 दिनों में भी किसी ने मुझे इस तरीके से बात नहीं की और आज मुझे क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा। कितनी गंदी गंदी बातें कही लोगों ने मुझे, अनिरुद्ध कह कर गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कोई मन नहीं रखा। अगर आज वहां होता तो शायद सिचुएशन ऐसी नहीं होती, लेकिन आज वह नहीं है तो ये लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वह आज गया है और इसी में मुझे इतना कुछ सुनना पड़ गया है, पता नहीं बाकी 10 दिन में मेरे साथ और क्या क्या होगा। यहाँ अनिरुद्ध होता है तब भी प्रॉब्लम होती है, आज वह चला गया तब भी प्रॉब्लम हो रही है। इस अनिरुद्ध ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। आज जो कुछ भी हो रहा है उसी के कारण हो रहा है, उसी के कारण गुस्से से रोते हुए। तारांकन द स्टॉर्टलेट रिजॉर्ट। रात के 11 बजे नैना एंटर करती है, अपने लेविश पैक को टेबल पर रखते हुए कि जूस ऑर्डर करती है। माया की नजरें पूरे रिसोर्ट में इधर उधर घूम रही थी और तभी उसकी नज़र उसे पर जाती है जिसके लिए वह यहाँ आई थी, और वह था सुशांत। सुशांत द स्टार्टले रिजॉर्ट में मैनेजर की जॉब पर फाइनल हुआ है और आज उसके काम का दूसरा दिन है। माया ने आरुषि और अनिरुद्ध के रिश्ते में दरार लाने के लिए सुशांत को चुना है, क्योंकि वही कड़ी है जो उन दोनों को कभी करीब नहीं आने देंगी, और इसी के लिए माया उसके बारे में पता करते हुए यहाँ पहुंची है। कुछ ही देर में वेटर माया के लिए जूस लेकर आता है और उसी पल का माया इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह वेटर माया के करीब पहुंचता है, उससे पहले एक आदमी उसके पैर में टांग अटका कर उस वेटर का बैलेंस भी खराब कर देता है और वह जूस गिरता है माया के ऊपर जाकर। माया गुस्से से उठकर अपने कपड़ों को साफ करते हुए वेटर पर चलते हुए कहती है, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता क्या, जानते हो कि ड्रेस कितनी महंगी है। माया इतने गुस्से से चिल्लाती है कि वह वेटर डर जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है, लेकिन माया का गुस्सा कम नहीं होता। आसपास के कस्बे की नज़र भी माया पर जाती है और माया को जिसका इंतजार था वह होता है रिसोर्ट का मैनेजर सुशांत। सुशांत माया के पास पहुंचता है और वेटर की तरफ से माफी मांगने लगता है। माया फुल इंग्लिश में सुशांत पर भी गुस्सा कर रहे थे और सुशांत भी माया को इंग्लिश में आंसर कर रहा था। सुशांत के जवाब पर माया रिलैक्स हो जाती है और उसे बात को यही खत्म कर दिया जाता है। कुछ देर बाद एक वेटर जाकर सुशांत से कहता है कि अभी वह जो लड़की जिसने इतना हंगामा किया था वह सुशांत को बुला रही है। सुशांत माया से मिलने पहुंचता है और अगले ही पल माया सुशांत के सामने एक जॉब ऑफर रख देती है, जिसे सुनकर सुशांत हैरान रह जाता है। वह मना कर देता है क्योंकि उसकी जॉब लग चुकी है, लेकिन माया कहाँ सुशांत को छोड़ने वाली थी। पैसों का लालच देते हुए माया सुशांत को कहती है, तुम यहाँ पर कितना कम लोग, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार, लेकिन मैं तुम्हें 1 महीने के 1 लाख रुपए दूंगी। सुशांत शॉक्ड, क्या कहा, 1 महीने के 1 लाख, लेकिन ऐसे क्यों, मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, और आप किसी कंपनी में हैं तो मेरे पास उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्या मेरे साथ कोई मजाक कर रही हैं। माया हंसने लगती है और उसके बाद अपने पर्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम जानते हो ये पर्स कितने का है, पूरे 2.5 लाख का। इसके साथ में जो चश्मा रखा हुआ है वह 1.5 लाख का है, मैंने जो जूते पहन रखे हैं वह 60 हजार के हैं, मेरी ड्रेस 80 हजार की है, और मेरे शरीर पर कितनी ज्वेलरी है उसकी कीमत जानोगे तो हैरान रह जाओगे। बाहर जाकर मेरी गाड़ी खड़ी है, वह देख लो, उसके बाद तुम फिर से मुझे ये कहना कि क्या मैं मजाक कर रही हूँ। सुशांत माया की बात सुनकर नर्वस हो जाता है और ऐसे लगता है कि शायद यह मजाक नहीं है, बल्कि यह जो भी है सामने काफी पैसे वाली है। लेकिन उसके लिए बड़ा सवाल ये था कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कॉलेज स्टूडेंट है, उसको वह इतनी बड़ी जॉब का ऑफर कैसे दे सकती है। सुशांत, अरे मेरे कहने का मतलब वह नहीं था, मैं बस यही कह रहा था कि जितनी सैलरी आप दे रही है इसके लिए तो कोई हाई डिग्री चाहिए होती है ना, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। माया,
किसने कहा तुम्हारे पास कुछ क्यों नहीं है? अभी जब मैं गुस्से से तुम पर चिल्ला रही थी और तुमने जिस तरह से रिएक्ट किया, जिस तरह से बिहेव किया, उसे देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। मतलब कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, तुम अपनी कूलनेस को कभी नहीं भूलते। और सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारे इंग्लिश जो बहुत अच्छी है, इतनी वेल स्पोकन इंग्लिश मुझे उम्मीद नहीं थी। यहाँ का कोई मैनेजर बोल सकता है। सच बताओ, तुम जैसे किसी की तलाश में थी। मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट रखना चाहती हूँ। इस समय मेरे पास बहुत काम है और सारा काम अधिकतर इंग्लिश का ही है और चीज़ों को मैनेज करने का जो मैं तुम्हें ट्रेनिंग देकर सिखा दूंगी। तो मेरी सैलरी तो मत ही पूछना, बस तुम उसे 1 लाख रुपए के बारे में सोचो। माया की बात से सुशांत कन्विंस हो जाता है और उसके बाद माया उस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है कि 3 महीना तक सुशांत उसकी नौकरी नहीं छोड़ सकता, वरना उसे डबल पे करना होगा। रिसोर्ट से निकालकर माया अपनी गाड़ी में बैठती है और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर सुशांत की साइन को देखकर हंसते हुए कहती है, क्या बात है, ये तो बहुत आसान था। वैसे हो भी क्यों ना, 1 लाख रुपए के लिए कोई क्यों नहीं मानेगा। वैसे मजा तो अब आएगा जब आरुषि का प्रेजेंट और उसका पास्ट उसकी आंखों के सामने होगा। देखना ये होगा कि जब सुशांत अनिरुद्ध के सामने आएगा और उसे यह पता चलेगा कि अब से सुशांत मेरे साथ काम करेगा, तो उसे क्या प्रॉब्लम होगी। मतलब एक तरफ उसको मेरे लिए भी जेलसी होगी कि अब मैं किसी दूसरे लड़के के करीब जा रही हूँ, और आरुषि उसका भी बुरा हाल होने वाला है जब वह देखे कि शायद उसका जो दोस्त है, जो कि बॉयफ्रेंड है या नहीं कंफर्म नहीं है, वह मेरे करीब है। एक तरफ अनिरुद्ध जेलस होगा, दूसरी तरफ आरुषि, और ऐसे ही उनके रिश्ते में मैं और प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए सुशांत को बहुत अच्छा मोहरा बनाऊंगी। वैसे सुशांत भी कम गुड लुकिंग नहीं है। अनिरुद्ध अगर 20 है तो सुशांत 19 है, तो कंपटीशन तो दे ही रहा है। मजा आएगा, बस अनिरुद्ध के वापस आने की देर है। तारांकन। अगली सुबह आरुषि अपनी आंखें खोलती है और तभी उसे सामने अनिरुद्ध नजर आता है, जो कि गहरी नींद में सो रहा होता है। आरुषि हैरान होकर उठकर बैठ जाती है और वह अनिरुद्ध को देखते हुए कहती है, ये तो शहर से बाहर गया था ना, तो फिर वापस कब आया? ये सच में है भी या मुझे ही नजर आ रहा है? आरुषि धीरे धीरे अनिरुद्ध के करीब जाती है और जैसे ही उसके चेहरे को टच करती है, अनिरुद्ध अपनी आंखें खोलता है, आरुषि का हाथ पकड़ता है और एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे गिरा देता है और फिर वह आरुषि के ऊपर आ जाता है। आरुषि घबरा जाती है और वह अनिरुद्ध को पुश करते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? दूर हटो, मुझे तो लगा था कि जो उसे दिन हुआ उसके बाद। अनिरुद्ध आरुषि के होठों पर उंगलियां को फिरते हुए एक सेडिक्टिव टोन में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे सच में दूर जा रहा हूँ? क्योंकि हमारी एक रात लड़ाई हो गई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमसे बिल्कुल डिस्टेंस कर लूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। हमारा रिश्ता बन चुका है आरुषि, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं, और जो मेरा हक है वह तो रहेगा ही, उसे तुम नहीं बदल सकती। आरुषि हैरान, लेकिन फिर वो सब। आरुषि अपनी बात पूरी करती तभी अनिरुद्ध आरुषि के होठों को चूमना शुरू कर देता है और आरुषि भी अनिरुद्ध को पैशनेटली चूमने लगती है। और तभी एकदम से कमरे का दरवाजा खुलता है और आरुषि देखती है कि दरवाजे पर सुशांत खड़ा है और वह अनिरुद्ध की तरफ चाकू लेकर आगे बढ़ रहा है। आरुषि जोर से अनिरुद्ध चिल्लाती है, अनिरुद्ध, और एकदम से आरुषि अपनी आंखें खोलता है। वह इधर उधर देखते हैं, वो पसीना पसीना हो रखी थी। कमरे का दरवाजा बंद था। घड़ी पर नजर जाती है, सुबह के 8 बजे बज रही थे और वह अनिरुद्ध की साइड देखती है जहां अनिरुद्ध नहीं था। आरुषि, तो मैं सपना देख रही थी। अनिरुद्ध सच में नहीं है, हमारे बीच में जो भी हुआ वह सच में नहीं हुआ, और सुशांत वह भी एक सपना था। लेकिन कितना अजीब सपना था, और सबसे अजीब बात, सपने में उसे किस क्यों कर रही हूँ, और वह भी इस तरह से। मैंने पहले कभी इस तरह के सपने नहीं देख जहां पर मैंने ऐसा कुछ देखा हो। जागते तो छोड़ो, अब तो मुझे ये नींद में भी परेशान करने लगा है, और वह भी इस तरह से यहाँ नहीं है, फिर भी अपनी प्रेजेंस महसूस करवा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वह? आरुषि कुछ देर बाद पर बैठी रहती है और वह अपने कमरे को गौर से देख रही होती है। कमरे का हर कोना उसे कहीं ना कहीं अनिरुद्ध की याद तो दिल रहा था। वह नहीं समझ पा रही थी कि वह अनिरुद्ध को क्यों याद कर रही है। आरुषि उदास टोन में, अचानक से इतना अजीब फूल क्यों कर रही हो? ये कैमरा इतना खाली खाली क्यों महसूस हो रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे एक अंधेरा सा छा गया है। क्या मैं उससे मिस कर रही हूँ? अपने गलों को थपथपाते हुए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यह मैं क्या कह रही हूँ? भले मैं उसे अनिरुद्ध सगडो और गुस्सेल कुमार को क्यों याद करूंगी, बल्कि मेरे लिए तो ये 10 दिन बहुत शांति से जीतने वाले हैं कि मुझे उसकी शक्ल नहीं देखने को मिलेगी, वरना अब तक तो पता नहीं गुस्से से घूर रहा होता मुझे। इन 9 दिनों में ही उसने इतना कुछ कर दिया है ना, कि अब अचानक से कुछ नहीं हो रहा है तो अजीब लग रहा है। पर जो भी हो, मैं काफी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये जो आर्यन आया है इसके कारण मुझे थोड़ी मुश्किल तो सहन करनी पड़ेगी, पर मैं संभाल लूंगी। 35 टॉर्चर। अनिरुद्ध को गए हुए करीब 5 दिन बीत गए थे। आरुषि की तो उससे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन अनिरुद्ध को भी आरुषि के बारे में झूठी खबर मिल रही थी।
क्योंकि जो आरुषि के साथ हकीकत में हो रहा था उसे छुपाया जा रहा था। घर की सर्वेंट भी खामोश थी क्योंकि अनिरुद्ध के जाने के बाद मधु देवी की पावर थी, इसलिए उनके डर के कारण वह असली बातें अनिरुद्ध तक नहीं पहुंच पा रहे थे कि कैसे आर्यन के जाने के बाद माया, मधु देवी और आर्यन आरुषि को परेशान कर रहे हैं। सुबह का वक्त हो या रात का वक्त, आरुषि को ताने देकर कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलकर उसे बहुत ही मेंटली और इमोशनली एब्यूज कर रहे हैं। आरुषि के पास इस समय कोई नहीं है जिससे वह अपनी बात कर सके, क्योंकि दादी भी अपने धार्मिक कामों के कारण अगले ही दिन हरिद्वार चली गई है। अब उसे घर में सिर्फ 4 लोग हैं, जिसमें से रोहित कुछ कर तो नहीं रहा लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं रहा। रात के 10 बजे बज रहे हैं और राणा विला में फिर से आरुषि को टॉर्चर किया जा रहा है। आज जब आरुषि ने आर्यन की बात का विरोध किया, जिसके बाद आर्यन का रवैया आरुषि के लिए और भी ज्यादा बुरा हो गया। उसने आरुषि का कसकर हाथ पकड़ रखा है और वह उसे पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तेरी इतनी औकात कि तुम मुझे बताएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ? भाई से शिकायत करेगी? तुझे क्या लग रहा है तो उनसे मेरी शिकायत करेगी तो वह तेरा साइड लेंगे? तू है ही कौन? क्योंकि गले में मंगलसूत्र पहनाकर तुझे पत्नी बना लिया तो तुझे लगता है कि तेरा दर्ज हमारे बराबर हो गया है? कभी भी नहीं, तू एक खरीदी हुई चीज है। समझ में आया? खरीदी हुई, जैसे यहाँ पर हम खरीद कर सामान लाते हैं और एक वक्त के बाद बोर हो जाते हैं और उसे घर के किसी कोने में फेंक देते हैं, वैसे ही तू भी है। एक 18 साल का लड़का आर्यन आरुषि का हाथ पकड़कर उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था, लेकिन पास में खड़ी माया मुस्कुरा रही थी और मधु देवी भी खामोश सोफे पर बैठी हुई थी। सभी सर्वेंट हाल में मौजूद तो नहीं थी, लेकिन आरुषि के रोने की, चीखने की आवाज और आर्यन के गुस्से से भरी आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी और वह चाहकर भी कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आरुषि अपना हाथ आर्यन के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें समझ में नहीं आया? मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरा इस तरह हाथ पकड़ने का। माया की तरफ देखकर, आपसे अनिरुद्ध का कर गए थे ना, तो फिर आप खामोश क्यों हैं? और आप मधु देवी की तरफ देखते हुए, और आप ऐसा होते हुए कैसे देख सकती हैं? मैं आपके बड़े बेटे की पत्नी हूँ, इस घर की बड़ी बहू, और आपके घर का छोटा बेटा मेरे साथ इस तरह की हरकत कर रहा है। आप खामोश है, आप कुछ कहा क्यों नहीं रही? एक औरत होने के नाते तो कम से कम उठ जाए। माया आरुषि के पास जाकर उसके चेहरे को जोर से पकड़ते हुए कहती है, क्यों रोके हम इसे? यही तो है जो सही कर रहा है। तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा रहा है कि तुम कहाँ से आए हो। सड़क से उठी हुई चीज को हम अपने घर की रानी बना ले, ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हें क्या लगता है भैया ने कह दिया तो हमने मान लिया? वह कह रहे होंगे तुम्हें अपनी पत्नी हमारे लिए तुम सिर्फ गुलाम हो, एक चीज हो जिसे भैया ने खरीदा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम यही डिजर्व करती हो आरुषि, यही। आरुषि को समझ में आ गया था कि अब उसे खुद की मदद करनी होगी, क्योंकि जिस पर वह थोड़ा बहुत भरोसा कर रही थी वह तो बिल्कुल खामोश बैठकर तमाशा देख रही थी। आरुषि पूरा जोर लगाते हुए अपना हाथ आर्यन के हाथ से छुड़ाती है और उसके बाद जैसे ही आर्यन आरुषि की तरफ आगे बढ़ता है, आरुषि उसके गाल पर जोर से तमाचा मारकर चिल्लाकर कहती है, दूर है जो मुझे, और खबरदार मुझे फिर छूने की कोशिश की। मैं चीज नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ। तुम मुझे कुछ मानो ना मानो, लेकिन मैं उनकी पत्नी हूँ। आरुषि अनिरुद्ध राणा हूँ मैं। माया, मधु देवी और आर्यन तीनों ही हैरान रह जाते हैं। अब तक आरुषि उनकी बदतमीजी सहन कर रही थी, लेकिन अब आरुषि चुप रहने वाले नहीं थी। मधु देवी अब तक तो तमाशा देख रही थी जब आर्यन आरुषि के साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन जैसे ही आरुषि ने आर्यन को थप्पड़ मारा, माया देवी गुस्से से उठकर आरुषि के पास आती है और उसकी जोर से कसकर हाथ पकड़कर कहती है, इतनी हिम्मत तूने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? आरुषि रोते हुए, अब आप उठकर आ गई क्योंकि मैं आपके बेटे को थप्पड़ मारा, लेकिन तब क्या था जब आपका ये बेटा आपके बड़े बेटे की पत्नी के साथ इस तरह बदतमीजी कर रहा था? तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला? मधु देवी आरुषि के हाथ को मरोड़ते हुए गुस्से से दांतों को पीसते हुए कहती है, वह अपना गुस्सा निकल रहा था। शुरुआत तुमने की थी मेरे छोटे बेटे को जेल भिजवाने के लिए, क्या नहीं कर रही थी? तुम गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा, लेकिन तुमने जो हरकत की है इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। आर्यन गुस्से से आरुषि की तरफ बढ़कर कहता है, माँ छोड़ दीजिए इसे, अब मैं इसे सिद्ध करता हूँ इसलिए मुझे थप्पड़ मारा है ना, अब मैं इसे बताता हूँ कि मुझे थप्पड़ मारने का क्या अंजाम है। आर्यन बहुत गुस्से में था और वह कुछ गलत कर सकता था। हालांकि आरुषि के साथ बहुत गलत कर रहे थे, लेकिन इतना तो माया जानती थी कि वह अनिरुद्ध की पत्नी है, तो ऐसा कुछ नहीं करने दे सकते आर्यन को, बात बिगड़ जाए। माया आर्यन को रोकते हुए कहती है, नहीं आर्यन, अब इसे माँ को हैंडल करने दो और तुम मेरे साथ कमरे में चलो। तुम्हें इस लड़की पर इतनी एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, जितना तुम्हें इसे बताना था तुम इन 5 दिनों में बता चुके हो। इसे समझ में आ गया होगा कि इसकी औकात क्या है, हमारे पैरों की धूल के बराबर में नहीं है ये। तुम जाकर आराम करो, इसे मैं और मैं देख लेंगे। आर्यन आरुषि को गुस्से से आंख दिखाते हुए वहां से चला जाता है और तभी माया आरुषि का हाथ पकड़कर उसे विला के दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहती है,
आज पूरी रात तुम यही बाहर गुजारो इस बारिश में। इस बारिश के कारण जब तुम भीगोगी होगी और ठंड से दम निकल रहा होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मेरे भाई को थप्पड़ मारकर कितना गलत किया। गुस्से में आरुषि ने अपने आप को इससे पहले इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया। अनिरुद्ध के घर वालों ने ही आरुषि को घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। अपनी हालत को देखकर आरुषि अपने आंसू को नहीं रोक पा रही थी। वह बारिश में भीग रही थी, ठंड से कांप रही थी। सभी सर्वेंट जो आसपास वहां मौजूद थे आरुषि की हालत को देखकर उन्हें भी तरस आ रहा था, लेकिन उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि अगर कोई भी आरुषि की आकर मदद करेगा या ये खबर अनिरुद्ध तक पहुंचाएगा तो उसके साथ तो बुरा होगा ही, साथ में उसकी फैमिली के साथ भी बुरा होगा। जोरदार बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। आरुषि ने अपनी साड़ी से खुद को पूरी तरह से ढक लिया था, लेकिन फिर भी वह ठंड से कांप रही थी। करीब 2 घंटे हो गए थे और आरुषि बारिश में भीग रही थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास कहीं भी सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी। वह दरवाजे के साइड में दीवार से सटकर खड़ी थी, लेकिन उसे बारिश में उसे भीगने से कोई नहीं बचा सकता था। ठंड से उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था, उसके हाथ पैर होंठ कांप रहे थे। उसे अनिरुद्ध का ख्याल आ रहा था कि अगर आज अनिरुद्ध उसके साथ में होता तो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं होता। जो 10 दिन में नहीं हुआ वह 5 दिनों में उससे दुगना हो गया। आरुषि रोते हुए कांपती आवाज में, अनिरुद्ध तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज जल्दी आ जाओ, बचा लो मुझे। तुम्हारा परिवार मेरे साथ क्या कर रहा है? मैं उनके साथ ज्यादा नहीं लड़ सकती। अनिरुद्ध प्लीज आ जाओ, देखो ये तुम्हारी पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं। प्लीज भगवान मेरी मदद करो, अनिरुद्ध मेरी मदद करो। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ता जा रहा है। मैं अपने हाथ पैरों को फील नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर से कभी भी जान चली जाएगी। तुम कहाँ हो अनिरुद्ध? प्लीज आ जाओ, प्लीज बचा लो मुझे। 1 घंटे बाद आरुषि मदद की गुहार लगा रही होती है, अनिरुद्ध को याद कर रही होती है और तभी उसके करीब कोई पहुंचता है। आरुषि की नज़र काले जूते पर पड़ती है और धीरे धीरे वह अपनी नजरें उठती है और वह देखी है कि उसके सामने अनिरुद्ध खड़ा है। अनिरुद्ध को देखकर जैसे आरुषि की जान में जान आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने कपकपाते हुए होठों से अनिरुद्ध कहने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नहीं बोल पा रही होती। आरुषि की हालत देखकर अनिरुद्ध हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी रात में आरुषि इस तरह बाहर बारिश में क्यों भीग रही है। अनिरुद्ध जैसे ही आरुषि के करीब पहुंचकर उसकी बाजू को पकड़ता है, आरुषि तुरंत अनिरुद्ध से कसकर लिपट जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। आरुषि का ये रोना देखकर अनिरुद्ध घबरा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, और तभी आरुषि अपना होश को बैठी है और वह अनिरुद्ध से लिपटे हुए ही बेहोश हो जाती है। अनिरुद्ध आरुषि को अपनी बाहों में उठता है और उसे तुरंत कमरे में लेकर पहुंचता है। घर में ये खबर मधु देवी माया रोहित को मिल जाती है कि अनिरुद्ध वापस आ गया है और वह आरुषि को लेकर कमरे में गया है, और यह खबर पाने बाद उन दिनों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि अनिरुद्ध का आना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह जो हुआ है इसे कैसे संभाले। रोहित घबराते हुए, अब क्या करेंगे, क्या कहोगे आप? अनिरुद्ध की पत्नी के साथ आज इतना बुरा व्यवहार हुआ है, इसका क्या जवाब दोगे? बताइए क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है अनिरुद्ध पूछेगा नहीं कि आरुषि घर के बाहर ऐसे क्यों भीग रही थी, और घर के नौकर क्या यह नहीं बताएंगे? और आज जो आर्यन ने किया है आरुषि के साथ उसे पर क्या कहोगी? माया अब तो मुझे भी डर लग रहा है माँ, हमने आरुषि के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। मतलब हमें उसे घर से बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? मुझे सच में डर लग रहा है भैया के गुस्से का। अब हम कैसे सामना करेंगे, और मेरा क्या होगा? मैंने ही तो हाथ पकड़कर उसे घर से निकाला था। मधु देवी तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे सोने दो कि क्या करना है। फिलहाल तो अनिरुद्ध आरुषि के साथ ही होगा, लेकिन सवाल सुबह जरूर खड़े होंगे। हमें कुछ तो सोचा होगा, कुछ ऐसा कि आरुषि गलत साबित हो जाए और अनिरुद्ध का गुस्सा आरुषि पर ही निकले, हम पर नहीं। माया लेकिन जो कुछ हुआ है वह आरुषि बताने की कोशिश तो करेगी ना, खासकर आर्यन वाली बात। मधु देवी अनिरुद्ध आरुषि के बात पर विश्वास नहीं करेगा। आर्यन ने उसके साथ गलत किया है। हम सब जानते हैं कि अनिरुद्ध के दिल में आर्यन के लिए कितना प्यार है। उसे बचाने के लिए अगर वो सड़क छाप लड़की से शादी कर सकता है, उसे 1 करोड़ में खरीद सकता है, जबकि उसकी कोई औकात नहीं है, तो वह उसके बातों पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि आरुषि को ही सुनने को मिलेगा। इसलिए तुम अपने कमरे में जाओ और मुझे सोने दो कि इस पूरी कहानी को कैसे घुमाना है, जो सोने दो मुझे। 36 अनिरुद्ध फॉट विथ हिज फैमिली फॉर आरुषि। आरुषि बेहोश हो गई थी और उसका शरीर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। अनिरुद्ध आरुषि को बाहों में उठाकर कमरे में एंटर करता है। उसके साथ कुछ सर्वेंट भी कमरे में पहुंचते हैं। आरुषि की मदद के लिए एक फीमेल सर्वेंट अलमारी से कपड़े निकालती है और अनिरुद्ध से कहती है, सर हमें तुरंत दिन के कपड़े चेंज करने चाहिए वरना ये बीमार पड़ जाएगी।
अनिरुद्ध आरुषि को बाहों में लेकर वॉशरूम में पहुंचता है जहां पर दो फीमेल सर्वेंट आरुषि को संभालती है। अनिरुद्ध कमरे में वापस आता है और वह रूम में हीटर ऑन कर देता है ताकि कमरा गर्म हो जाए जिससे आरुषि को राहत मिले। वहीं दूसरी तरफ एक सर्वेंट गर्म सूप लेकर कमरे में आता है और टेबल पर रखते हुए कहता है, यह आरुषि जी के लिए मैं सूप लेकर आया हूँ, वह थोड़ा सा बेहतर फील कर तो इन्हें पिला देना। अनिरुद्ध उस सर्वेंट से आरुषि के बारे में पूछता है और वह सर्वेंट पहले तो थोड़ा घबराता है लेकिन बाद में एक एक हकीकत को बयां करता है जो पिछले 5 दिन में आरुषि के साथ हुई थी। अनिरुद्ध को जब ये पता चलता है कि उसकी एब्सेंट में उसके खुद के घर वालों ने आरुषि के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, अनिरुद्ध को पहले तो विश्वास नहीं होता कि आरुषि के साथ इतना गलत हो रहा था और उसकी मां ने कोई रिएक्शन नहीं दिया बल्कि वह खुद इसमें शामिल हो गई। उसे आरुषि के साथ हुए टॉर्चर के बारे में सुनकर बहुत ठेस पहुंचती है, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा आता है। वह कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और एक फीमेल सर्वेंट अनिरुद्ध के पास आकर कहती है, हमने उनके कपड़े बदल दिए हैं और उनके बालों को भी अच्छे से सूख दिया है, उनका शरीर अभी भी बहुत ठंडा है, उन्हें थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है। अनिरुद्ध को जवाब चाहिए था कि आरुषि के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, लेकिन फिलहाल उसके लिए इस समय आरुषि से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। इसलिए अनिरुद्ध वॉशरूम में जाता है, आरुषि को अपनी बाहों में उठाता है और उसे कमरे में लाकर बेड पर सुलाता है और उसके शरीर को कंबल से ढक देता है। अनिरुद्ध का इशारा पाकर वह सभी सर्वेंट कमरे से बाहर चले जाते हैं। अनिरुद्ध आरुषि के सहारे बैठता है और उसके हाथों को पकड़कर सहलाता है। वह बहुत ही मासूमियत से आरुषि की तरफ देख रहा है। आरुषि की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत तकलीफ पहुंच रही है। आरुषि के माथे पर हाथ रखकर उसे प्यार से सहलाते हुए अनिरुद्ध कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया। दादी होती तो शायद ये सब नहीं होता और मुझ तक भी तुम्हारे बारे में हर बात झूठी कही गई। मैं 5 दिनों घर से दूर था तो उन्होंने तुम्हारी हालत ऐसी कर दी, अगर मैं और 5 दिन के बाद आता तो पता नहीं कि क्या करते। गुस्से से इन्होंने अच्छा नहीं किया, भले ही मेरा परिवार है लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मेरी पत्नी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे शादी एक बदले के लिए हुई हो, चाहे इस रिश्ते में मेरे और तुम्हारे बीच में कोई प्यार हो ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। एक एक से हिसाब लेना है मुझे। जिस तरह से जब अनिरुद्ध बीमार हुआ था तो आरुषि ने उसका ख्याल रखा था, आज बिल्कुल उसी तरह से अनिरुद्ध आरुषि का ख्याल रख रहा है। आरुषि को होश तो आया था लेकिन पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी अनिरुद्ध ने उसे सूप पिला दिया था। जब अनिरुद्ध को लगा कि आरुषि का तापमान सही हो गया है और अब वह बेहतर महसूस कर रही है, उसके बाद अनिरुद्ध आरुषि को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगली सुबह आरुषि अनिरुद्ध की बाहों में लिपट कर सो रही है, बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह। उसने अपने हाथों से अनिरुद्ध को टाइट पकड़ा हुआ था। धीमे धीमे आरुषि अपनी आंखें खोलती है और वह अनिरुद्ध को महसूस करती है, लेकिन उसे लगता है कि यह उसका एक सपना है। आरुषि, धीमी आवाज में, मुझे सपने में अनिरुद्ध फिर से क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसकी बाहों में सोई हुई हूँ। उसने मुझे कसकर पकड़ रखा है और उसके शरीर की गर्माहट को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर रही हूँ। मेरे हाथ उसके चेस्ट पर है और उसने मुझे कमर से पकड़ रखा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में मैं अनिरुद्ध की बाहों में हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह सिर्फ एक सपना है, बिल्कुल उसे दिन की तरह जब मैंने देखा था कि अनिरुद्ध मेरे करीब है और उसके बाद वह मुझे अपनी बाहों में लेता है और मुझे चूमने लगता है और मैं भी अनिरुद्ध को चूमने लगती हूँ। वह बड़ा अजीब सपना था, लेकिन यह वाला सपना मेरा टूट क्यों नहीं रहा? ये पकड़ और भी ज्यादा मजबूत क्यों होती जा रही है? क्या मैं उसे याद कर रही हूँ? लेकिन मैं उसे याद क्यों करूँगी? अपनी बात कहते कहते आरुषि फिर से गहरी नींद में चली जाती है, लेकिन अनिरुद्ध जगा हुआ था। वह बस आरुषि को अपनी बाहों में लेकर लेटा हुआ था। वह आरुषि से दूर नहीं जाना चाहता था और जब अनिरुद्ध ये सुनता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। भले ही जब वह इस घर से गया था तो उसके और आरुषि के बीच में एक मनमुटाव था। वह आरुषि पर बहुत गुस्सा था और वह जाते वक्त भी आरुषि से झगड़ कर ही गया था, लेकिन अब जो वह सुन रहा है कि कैसे उसके जाने के बाद आरुषि को उसके सपने आ रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं आरुषि उसकी कमी को महसूस कर रही है, यह एक अलग फीलिंग है जिसे अनिरुद्ध समझ तो नहीं पा रहा, लेकिन आरुषि की बातें उसे इमोशनल कर रही है, उसे एक अलग एहसास दिला रही है कि जैसे कोई है जिसका आरुषि इंतजार कर रही थी और जिसका अनिरुद्ध भी इंतजार कर रहा था कि कब वो आरुषि से मिले। तारांकन। आज पूरी राना विला में सन्नाटा छाया हुआ था। मधु देवी, माया, रोहित और आर्यन हाल में थे और इंतजार कर रहे थे अनिरुद्ध के आने का। उन्हें इतना तो पता था कि जो कुछ कल रात हुआ है उसके बारे में बात जरूर होगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अनिरुद्ध का रिएक्शन क्या होगा। और सबसे ज्यादा माया घबरा रही थी, क्योंकि वही तो थी जिसे आरुषि को घर से बाहर निकाल दिया था। माया घबराते हुए मधु देवी के पास जाकर कहती है, माँ आप संभाल लेगी ना? आपने कुछ सोचा है ना? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। जैसे ही मुझे ये सूचना मिली कि भैया ने सभी को हाल में बुलाया है, मैं बता नहीं सकती।
मैं खड़ी खड़ी पसीना हो गई थी। वह मैं ही तो थी जिसे आरुषि को घर से बाहर किया था। पक्का उसने सारी बात भैया को बता दी होगी कि इन 5 दिनों में हमने से कितना परेशान किया। आर्यन, अग्रेसिव टोन। दीदी आप फालतू में ही परेशान हो रही हैं। आपको क्या लगता है अगर उसे आरुषि ने ये सब बातें भैया को बताई होगी तो क्या वह तुरंत विश्वास कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह उसे लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने पक्का हमसे ये कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ इकट्ठा किया है कि आरुषि के साथ कुछ ऐसा हुआ है या नहीं, और हम भी तैयार हैं। आरुषि की हर बात को हम पूरी तरह से काट देंगे। कह दूंगा मैं कि उन्होंने मुझे फिर से उसे एक्सीडेंट के बारे में बात करने की कोशिश की थी और मैं ट्रिगर हो गया और आ गया मुझे गुस्सा। और माँ के साथ चिंता मत करो दीदी, उसे लड़की पर भैया बिल्कुल विश्वास नहीं करते। आर्यन बात कर ही रहा था कि अचानक से वह चुप हो जाता है जब वह देखता है कि अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर हाल में पहुंचता है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अनिरुद्ध आरुषि को सोफे पर बैठाते हुए कहता है, तुम आराम से यहाँ बैठो और जब तक मैं न कहूँ उठाना मत। आरुषि हाँ मैं गर्दन हिला देती है। अनिरुद्ध की पहली नज़र आर्यन पर जाती है। आर्यन अनिरुद्ध की गुस्सेल नज़रों से थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर वह एक आत्मविश्वास लाने की कोशिश करता है जैसे कि उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। मधु देवी जैसे ही अनिरुद्ध से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है, अनिरुद्ध मधु देवी को इग्नोर करते हुए आर्यन की तरफ गुस्से से बढ़ता है। अनिरुद्ध आर्यन के पास पहुंचता है। आर्यन, घबराते भैया मैं जानता हूं कि इसने आरुषि की तरफ इशारा करते हुए आपको बहुत कुछ गलत बोला होगा, लेकिन इसकी बातों पर यकीन मत करना, यह 1 नंबर की। आर्यन आगे कुछ कहता तभी अनिरुद्ध गुस्से से आर्यन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। उस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज होती है कि वह पूरे हॉल में गूंजती है। आरुषि, माया, मधु देवी, रोहित सभी हैरान रह जाते हैं। आरुषि तो इतनी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वह अपनी सीट छूट जाती है। मधु देवी अनिरुद्ध के पास पहुंचकर उसे आर्यन से दूर करते हुए कहती है, तू ये क्या कर रहा है? तूने आर्यन पर हाथ उठाया। अनिरुद्ध गुस्से से मधु देवी की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैंने इस पर हाथ उठाया है क्योंकि ये डिजर्व करता है। इसके हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की? इसके हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऊंची आवाज में बात करने की? माया आगे बढ़ते हुए अनिरुद्ध से कहती है, तो अब आप अपनी पत्नी के लिए, जिसे आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, उसके लिए अपने छोटे भाई बहन पर हाथ उठाएंगे पूरे बात जाने बिना? मैं माया आगे कुछ कहती तभी अनिरुद्ध गुस्से से माया की तरफ आगे बढ़ता है। माया अपने कदम पीछे कर लेती है। अनिरुद्ध वहीं रुक जाता है और माया को उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम तो अपनी जुबान पर अभी लगाम लगा के रखो। मेरे सामने फिर इस ऊंची आवाज में कभी बात मत करना, नहीं और ना ही आरुषि से। तुमने आरुषि को घर से बाहर निकाल। वह 3 घंटे से बारिश में भीगती रही। उसकी इतनी हालत बुरी हो गई थी कि वह बेहोश हो गई थी। अगर मैं नहीं आता तो वह वहां भीगती रहती। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे थे? आरुषि की मौत का क्यों? बारिश में भीगकर ठंड में ठिठुर कर मर जाए। माया घबराते हुए, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है वह तो। अनिरुद्ध एग्रेसिवली माया की तरफ आगे बढ़ता है और उसके बाजू को कसकर पकड़कर उसे पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, बोलो तो क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरुषि को घर से बाहर निकालने की? और तुम होती कौन से घर से बाहर निकलने वाली? सही मायने में देखा जाए तो ये घर आरुषि का है। तुम्हारा अब ये घर नहीं है। तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है। तुम्हारा असली घर वह है जहाँ से तुम्हारा पति रहता है। लेकिन तुमने तो अपने पति को भी अपने साथ इस घर में रख लिया है। और हिम्मत तो देखो, मेरे पत्नी को बाहर निकल रही हो। माया हैरान होते हुए अनिरुद्ध को देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो अनिरुद्ध कह रहा है। माया आंखों में आंसू, क्या कहा आपने? यह मेरा घर नहीं है क्योंकि आपकी पत्नी आ गई है तो अब यह मेरा घर नहीं, अभी आपकी पत्नी का घर हो गया है। अनिरुद्ध गुस्से से, सच तो यही है ना माया, लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, उसका मायका नहीं। तुम यहाँ रहती हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी पत्नी के साथ ऐसा बिहेवियर करोगी तो वह दिन जल्द नहीं जब मैं तुम्हें तुम्हारा असली घर भेजने में वक्त नहीं लगाऊंगा। इस बार तो तुमने कर दिया, लेकिन आइंदा तुमने मेरी पत्नी से इस आवाज में, इस टोन में और इस बदतमीजी से बात की तो फिर मुझे भी वक्त नहीं लगेगा इस घर से तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें तुम्हारे पति के साथ दिल्ली भिजवाने का, जहां तुम्हारा असली घर है। चिल्लाकर अनिरुद्ध फिर से आर्यन की तरफ गुस्से से आगे बढ़ता है। मधु देवी आर्यन के आगे खड़े हो जाती है क्योंकि वह देख रही थी कि समय अनिरुद्ध में कितना गुस्सा है और वह आरुषि के लिए आज अपने ही परिवार से लड़ रहा है। अनिरुद्ध गुस्से से मधु देवी की तरफ देखते हुए कहता है, माँ आप सामने से हट जाए, मुझे इससे जवाब चाहिए कि इसकी इतनी कैसे हिम्मत हो गई कि यह जानते हुए भी कि आरुषि मेरी पत्नी है, इसकी भाभी लगती है और इस घर की बड़ी बहू है, उसके बावजूद इसने उससे इतने गंदे शब्दों में बात की, उसका हाथ पकड़ा जो उसके हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। मैंने कहा सामने से हटे, चिल्लाते हुए
अनिरुद्ध के गुस्से के कारण घबराते हुए मधु देवी सामने से हट जाती है। अनिरुद्ध एग्रेसिवली आर्यन की कॉलर को पकड़कर उससे कहता है, बता तेरी कैसी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा, उससे ऐसी गंदी बातें कही, उसे पर इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया। मैं तेरी हर गलती को माफ किया है, लेकिन इस गलती को नहीं। मैं ये किसी को हक नहीं देता कि कोई मेरी पत्नी के साथ इस तरह बात करे। आरुषि की आंखों में आंसू आ गए थे। जिस तरह से अनिरुद्ध आज अपने घर वालों के सामने उसके लिए लड़ रहा था, उसका पक्ष ले रहा था, पिछले 5 दिनों में जो उसका साथ बुरा बर्ताव किया गया, आज उसकी लड़ाई वह लड़ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान से वह डरती थी, जिस हमेशा अनिरुद्ध के लिए लगता था कि इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता, आज वही इंसान उसके आगे ढाल बनकर खड़ा है, उसके लिए लड़ रहा है खुद ही के परिवार से। 37 अनिरुद्ध आरुषि के पास पहुंचता है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर वह अपने घर वालों से कहता है, आज आप सब एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। इस लड़की से जरूर मेरी शादी एक बदले के लिए हुई थी, लेकिन अब ये लड़की मेरी पत्नी है। पूरे रीति रिवाज से इसी घर के इसी हाल में मैंने इसके साथ साथ तेरे लिए थी। ये पत्नी है मेरी, राणा खानदान की बड़ी बहू है। अनिरुद्ध राणा की पत्नी है और इस घर का मान सम्मान है, यह मेरी इज्जत है। मुझे नहीं पता कि आपको इससे कितनी नफरत है या फिर आप इसे क्या समझते हैं, लेकिन अब इसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया है, इसलिए इसकी वही हैसियत है जो आज अनिरुद्ध राणा की है। इसलिए आइंदा आरुषि ऊंची आवाज में बात करने से पहले या बदतमीजी करने से पहले यह जरूर सोच लेना कि इसका पति कौन है, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा दिमाग सनक गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी नहीं जानता। आप मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आरुषि भी मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता। इसलिए मुझे मजबूर मत करना कि मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा करो जहां पर दोनों तरफ से हार मेरी हो। अगर आप चाहते हैं कि इस घर में सुख शांति रहे तो सभी लोग तमीज से रहे। तारांकन, आज जो घर में तमाशा हुआ उसके बाद घर में एक सन्नाटा सा छा गया था। किसी के बीच में कोई बात नहीं हुई। आज पहली बार अनिरुद्ध भी अपने परिवार से इस तरह से लड़ा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसे भी ठेस पहुंची। जिस तरह से वह माया पर चिल्लाया, उसे अपने घर से जाने के लिए धमकी दी। उसने आर्यन पर पहली बार हाथ उठाया और अपनी मां पर भी गुस्सा किया। भले उसका बिहेवियर हमेशा कोल्ड और रूड रहा है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई जिस पर उसने अपने परिवार पर ही इतना गुस्सा किया हो। लेकिन आज आरुषि के लिए उसने ये कदम उठाया। आरुषि खिड़की के किनारे खड़े चांद की तरफ देखते हुए कहते हैं, आज मैं पूरी तरह से हैरान रह गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा जो सुबह हुआ वह क्या था। एक इंसान जिसके लिए मैं हमेशा ये सोचती थी कि उसे बुरा कोई नहीं हो सकता, मुझे सिर्फ तकलीफ देना चाहता है, उसे इंसान के पास दिल नहीं है। इस इंसान ने मेरे लिए अपने परिवार से लड़ाई की, हर एक शख्स के साथ झगड़ा किया, गुस्सा किया मेरे कारण। लेकिन क्यों वह तो मुझे इतनी नफरत करता है ना, तो फिर मेरे लिए वह अपने परिवार से कैसे लड़ सकता है। आज उसने आर्यन माया अपनी मम्मी को जवाब दे दिया। आज जिस तरह से उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे प्रोटेक्ट किया, सभी को चेतावनी दी, पता नहीं मुझे इमोशनल कर दिया। मैं हमेशा से अपनी जिंदगी में एक मर्द चाहती थी जो मुझे सलामत रखे, जिसके सहारे में हमेशा अपने आप को सेफ फील करूं, जो फीलिंग मुझे कभी अपने पिता से नहीं आई। मुझे हमेशा लगता था कि वह दिन मेरे लिए सुशांत करेगा, लेकिन आज वो अनिरुद्ध ने कर दिया। मेरे साथ जो हुआ उस सच में उसे बहुत तकलीफ पहुंची है। मेरे कारण उसे इतना दर्द हुआ है कि अपने परिवार से झगड़ गया, और ऐसे बड़े बड़े बातें रहती तो शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आखिर क्यों इमोशनल। और उसकी कुछ शब्द कि यह लड़की मेरी इज्जत है, मेरे घर की इज्जत है, यह मेरी पत्नी है। लेकिन पहली बार एहसास हुआ कि मैं सच में उसके कुछ लगती हूँ, वह सच में मुझे अपनी पत्नी मानता है। पहली बार एहसास हुआ कि वह सच में मेरा पति है। उसने कहा कि मेरी हैसियत इस घर में उसकी बराबर है, उसने अपने बराबर मुझे दर्जा दे दिया। इन 5 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि उसने तो मेरे साथ कभी कुछ कितना गलत किया ही नहीं। वह धमकी जरूर देता था लेकिन कुछ करता नहीं था। शादी के पहले ही रात मेरी मना करने पर उसने मुझे छुआ नहीं। मुझे नहीं पता कि अनिरुद्ध कैसा है, लेकिन पहली बार मुझे एहसास हुआ जैसे इस रिश्ते का कोई महत्व है। आंखों में आंसू। आज जिस तरह से अनिरुद्ध ने आरुषि का साथ दिया, उसके लिए स्टैंड लिया, उसे कहीं ना कहीं आरुषि के दिल में अनिरुद्ध के लिए कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ बदला है। आरुषि अपने ख्यालों में थी, तभी अनिरुद्ध कमरे में एंटर होता है। उसकी आहट से आरुषि अनिरुद्ध की तरफ पलटती है। दोनों की आंखें मिलती और कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को बस एकटक देखे ही जा रहे थे। आरुषि अनिरुद्ध से बात करना चाहती थी और अनिरुद्ध भी आरुषि से, लेकिन दोनों हिचकिचा रहे थे। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ आगे बढ़ता है। आरुषि के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अनिरुद्ध, तुम अब तक सोई नहीं। आरुषि हिचकी चाहते हुए, मैं बस सोने ही जा रही थी। अनिरुद्ध पलटकर जाने लगता है, तभी आरुषि उसे रोकते हुए कहती है, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, हाँ बोलो।
आरुषि अनिरुद्ध का धन्यवाद करना चाहती थी लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पा रही थी और तभी बात को टालते हुए वह बैग की तरफ आगे बढ़ती है और अनिरुद्ध की बैग की साइड पर से अपनी बुक्स को उठाते हुए कहती है, वह हमें ये बोल रही थी कि पहले मैं अपने बुक्स उठाकर बेडशीट चेंज कर देती हूँ, उसके बाद तुम आराम से सो जाना। अनिरुद्ध, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अपनी किताबों को ही पढ़े रहने दो, वैसे भी मैं कुछ काम के लिए स्टडी रूम में जा रहा हूँ तो वहीं सो जाऊंगा, तुम आराम से सो जाओ, मैं बस यही बताने आया था और अपनी फाइल्स लेने आया था। अनिरुद्ध कमरे से चला जाता है। आरुषि हैरान रह जाती है, उसे ऐसे लगता है कि उसे दिन जो आरुषि ने अनिरुद्ध पर इल्जाम लगाए थे कि वह उसके शरीर को पाना चाहता है, उससे अनिरुद्ध को इतना हट हुआ है कि वह रात में आरुषि के साथ एक कमरे में सोना भी नहीं चाहता। आरुषि, ये सही नहीं है, मैं जानती हूँ कि उसे दिन में थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, लेकिन ऐसे हर रोज कमरे से जाएगा क्या? एक मिनट, लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? सही तो है, मैं इस कमरे में सोगी आराम से। आरुषि बेड पर लेट जाती है लेकिन तुरंत ही खड़ी हो जाती है, वह थोड़ी बेचैन हो रही थी, शायद जो बदला है उसके कारण। आरुषि, ऐसे कैसे मैं इस कमरे में सो सकती हूँ? उसी दिन जब अनिरुद्ध स्टडी रूम में गया था तो माया ने ही सबके सामने सवाल कर दिया था, अब दोबारा ऐसी बातें उठेंगे तो अनिरुद्ध को ही फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं। वैसे भी यह उसका कमरा है, मेरे कारण वह हर रोज स्टडी रूम में क्यों सोए? मुझे उसे बोलना चाहिए कि वह किसी कमरे में सो जाए और अगर अपना काम करना चाहता है तो करता रहे। आरुषि अब खुद चाह रही थी कमरे में जाकर उसके सोए, और इसलिए उसने पहले ही एक बहाना तैयार कर लिया अपने रीजन को जस्टिफाई करने के लिए। हिचकिचाते हुए आरुषि स्टडी रूम पहुंचती है जिसका दरवाजा लगा हुआ था और वो बेल प्रेस करती है। अनिरुद्ध अपना काम कर रहा था, वह उठकर स्क्रीन पर आकर देखता है तो सामने आरुषि खड़ी है। आरुषि को देखकर अनिरुद्ध बहुत खुश होता है, हालांकि आज सच में वह काम के कारण ही आया था, लेकिन वह समझ गया था कि आरुषि को लग रहा है कि वह नाराज है अभी भी, और अनिरुद्ध अब इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। वह आरुषि की अटेंशन चाहता था और जो उसे अब आरुषि दे रही थी। आरुषि बेल प्रेस करती है, अनिरुद्ध कुछ देर तो खड़ा रहता है और उसके बाद दरवाजा खोलता है। अनिरुद्ध को देखकर आरुषि चौंक जाती है और वह थोड़ा सा ऑकवर्ड कर रही थी कि उसे कैसे कहें। अनिरुद्ध, हाँ बोलो, रूड टोन। आरुषि, मैं ये कहने आई थी कि तुम रात भर काम करोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भिजवा दूं, चाय, ब्लैक कॉफी, कुछ? आरुषि कसने तो कुछ और आई थी लेकिन अनिरुद्ध को देखकर नहीं कहा पाई। अनिरुद्ध, कोई जरूरत नहीं है, मेरा मतलब कि मैं कॉल कर दूंगा सर्वेंट को, जो भी मुझे चाहिए होगा वह स्टडी रूम तक आ जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। वैसे तुम्हें अचानक से मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी? आरुषि, नर्वस बिल्कुल नहीं, भला मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी? वह तो बस मैं किचन में जा रही थी इसलिए मैंने पूछ लिया, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं लाकर दे दूंगी। अनिरुद्ध एक दरवाजे को बंद करते हुए कहता है, आरुषि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता कभी नहीं हो सकती। आरुषि, ठीक है। आरुषि मुड़कर जाने लगती है। आरुषि को जाते हुए देखकर अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, मत जाओ ना आरुषि, कह दो एक बार। क्या? अनिरुद्ध, काम छोड़ो, जाकर सो जाओ, लेकिन नहीं कहेगी। वहीं दूसरी तरफ आरुषि अपने धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आगे जाते हुए कहती है, सिर्फ इतना ही तो कहना था कि अनिरुद्ध कमरे में आकर काम कर लो, ये सही नहीं है। लेकिन नहीं कह पाए, एक तो उसका कोई भरोसा नहीं है ना कब गुस्से में आ जाए। आरुषि एकदम से रुक आती है। अनिरुद्ध ये देखकर थोड़ा सा एक्साइट होता है। आरुषि गहरी सांस लेती है और फिर से अनिरुद्ध के पास पहुंचकर कहती है, कमरे में आकर काम कर लो और सो भी जाना, मेरा मतलब यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तुम जानते हो ना उसी दिन कैसी बात बन गई थी, मैं नहीं चाहती कि फालतू ऐसी बात बने और फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है अगर तुम यहाँ सो गए तो। आरुषि ने एक सांस में पूरी बात कह दी थी और अनिरुद्ध जो सुनना चाहता था उसने सुन लिया था। वह मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर उसने कोई खुशी के भाव नहीं आने दिए। एक रफ आवाज में वह कहता है, हाँ तुम्हें ठीक कहा, उसी दिन मैंने ऐसी बात बना ली थी और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता चाहिए कमरे के अंदर पति पत्नी वाला ना हो, लेकिन बाहर इसके बारे में जिक्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। आरुषि सर हिलाकर जल्दी से कमरे में पहुंचती है और एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, बोल दिया मैंने, फाइनली बोल दिया मैंने। कितना मुश्किल था, पहली बार उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी, मतलब वैसे भी उसे फेस करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन आज तो बड़ा शांत था। वह आ रहा है, अब वो इसी कमरे में सोएगा। वैसे मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण वो उधर परेशान। अनिरुद्ध के कदमों की आवाज आती है और उसे तुरंत अपने बेड पर जाकर लेट जाती हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनिरुद्ध कमरे में पहुंचता है, फाइल्स को टेबल पर रखकर आरुषि की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या बात है, इतना जल्दी सो भी गई? पैसे मुझे अच्छा लगा, शायरी से एहसास हुआ या फिर ऐसे ही बुलाने आ गई, जो भी हो यह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
अनिरुद्ध सोफे पर बैठता है और अपना काम करना शुरू करता है। सामने बेड पर लेटी हुई आरुषि उसे साफ नजर आ रही थी, लेकिन इस समय वह अपने काम में पूरा फोकस था। वही आरुषि चुप चुप कर अपनी आंखें खोलकर अनिरुद्ध को देखते हैं। वह सच में काम कर रहा था। आरुषि अनिरुद्ध को देखते हुए मासूम टोन में कहती है, आज इतना क्यों देख रही हूँ? ठीक है, इसने आज अपने घर वालों के सामने मेरा पक्ष लिया, मेरे साथ खड़ा रहा, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। क्या मुझे इसकी असलियत पता नहीं है? और यह बिल्कुल मौसम की तरह है, आज मेरे साथ अच्छा है, पता नहीं कल बिगड़ जाए। सोचा आरुषि, सो जाओ और उसे ऐसे देखना बंद कर, वरना पता नहीं क्या बोलने लग जाए। 38 अनिरुद्ध आरुषि's रोमांटिक मोमेंट्स। अगली सुबह आरुषि नींद से जगाती है और वह फिर से अपने आप को अनिरुद्ध की बाहों में पाती है। अनिरुद्ध ने आरुषि को अपनी बाहों में कसकर पड़ा हुआ है। आरुषि अपने मन में, यह क्या है? यह मुझे फिर से पढ़कर क्यों सो रहा है? यह ऐसी हरकत क्यों करता है? ये कोई छोटा बच्चा है? मैंने इसे सिर्फ इतना कहा था कि कमरे में आकर काम कर ले और यहीं पर सो जाए, यह नहीं कहा था कि मुझे फिर से ऐसे पकड़ कर सोई। आरुषि अनिरुद्ध की बाहों से उठने की कोशिश करने लगती है। वह एक हाथ अनिरुद्ध का अपनी कमर से हटाती है और जैसे ही वह थोड़ा सा ऊपर उठती है, उसकी निगाहें अनिरुद्ध के चेहरे पर अटक जाती है। आज ऐसा पहली बार हो रहा था जब आरुषि अनिरुद्ध को इतने करीब से एक इनोसेंट इमोशन से देख रही थी। कोई गुस्सा नहीं, कोई डर नहीं, कोई नाराजगी नहीं, वह बस उसे एडमायर कर रही थी, क्योंकि कल की बात आरुषि के दिल में कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के लिए एक जगह बन गई है। उसके दिल ने इतना तो मान लिया है कि अनिरुद्ध उसके लिए इतना बुरा नहीं है जितना वह समझती थी। आरुषि अनिरुद्ध को देखते हुए उसके कहे हुए शब्द, आरुषि मेरी पत्नी है, इसकी मेरे बराबर हैसियत है, यह मेरी इज्जत है, इस घर की इज्जत है, आरुषि के दिमाग में बार बार घूम रहे थे। अनिरुद्ध को देखते हुए वह अपने मन में कहती है, पता नहीं क्या बदला है, लेकिन अचानक से यह आदमी मुझे अब उतना बुरा नहीं लग रहा है, इससे अब डर नहीं लग रहा है जिससे मैं अपना भक्षक समझती थी। ये तो मेरा रक्षक निकल गया। मैं जानती हूँ कि यह बदला नहीं है, ये वही पुराना अनिरुद्ध है, लेकिन फिर भी कल जिस तरह से इसलिए मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और उसकी वह बातें जो कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गई है कि क्या सच में यह मुझे इतना सम्मान देता है कि मेरे लिए अपने पूरे घरवालों से लड़ गया। ऐसे लग रहा है इसके दो रूप है, एक डेविल का और एक एंजल का, जो डेविल के पीछे छुपी हुई है, लेकिन है जरूर। आरुषि अनिरुद्ध को देखते हुए उसे एडमायर कर रही थी। तभी अनिरुद्ध का एक हाथ हल्का सा मूव होता है और आरुषि को लगता है कि अनिरुद्ध नींद से जाग गया है। अब वह अनिरुद्ध के इतने करीब थी और अगर अनिरुद्ध उसे देख लेता कुछ ना कुछ बातें जरूर होती, इसलिए आरुषि तुरंत अनिरुद्ध से पीछे हटती है और जैसे ही वह जाने के लिए आगे सकती है, अनिरुद्ध एकदम से उठता है, आरुषि के कमर में हाथ डालकर उसे लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अपने दोनों हाथों से वह आरुषि के हाथों को इंटरलॉक कर लेता है। आरुषि के दिल की धड़कन बढ़ गई थी, उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन आज वह डर नहीं रही थी, अपने आप को अनिरुद्ध से खुद को बचा नहीं रही थी, अनिरुद्ध को धक्का नहीं दे रही थी, लेकिन वह इतनी करीबी से नर्वस हो रही थी। अनिरुद्ध आरुषि की आंखों में देखते हुए फ्लटी टोन में कहता है, क्या बात है, तुम मुझे ऐसे घर क्यों रही थी? आज से पहले तो तुमने मुझे इतने गौर से, इतने करीब से कभी नहीं देखा, फिर आज क्या हुआ? अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि हैरान रह जाती है कि उसे कैसे पता वह सोया हुआ था, और अगर वह जाग भी रहा था तो उसकी आंखें बंद थी, तो उसे कैसे पता कि आरुषि उसके कितने करीब है? अनिरुद्ध की बात को टालते हुए आरुषि कहती है, क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं उठने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें नहीं देख रही थी, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही गलतफहमियां होती है, भला मैं तुम्हें क्यों देखूंगी? अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए, आरुषि मुझे आंखें खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी खुशबू से ही एहसास हो जाता है कि तुम मेरे कितने करीब हो। एक तो तुम्हारी यह सुगंध और ऊपर से तुम्हारी सांसें जो मेरे होठों को छू रही थी, जिससे मुझे साफ पता चल रहा था कि आरुषि मेरे बहुत करीब है। आरुषि नर्वस, वह मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, वह तो मेरी साड़ी तुम्हारा कमर के नीचे थी जिसे मैं निकाल रही थी, और मेरा चेहरा तुम्हारे चेहरे की तरफ था, तो तुम ऐसा लगा होगा, भला मैं तुम्हें क्यों देखूंगी? अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे पर उंगली फिराते हुए एक सेडिक्टिव टोन में कहता है, आरुषि तुम तो मुझे नींद में भी देख रही हो, मेरा मतलब कि मेरे सपने देख रहे हो, और सपने भी कोई नॉर्मल सपने नहीं, बहुत ही हसीन सपने। वैसे तुम्हारे सपने में हम दोनों इन दूसरे को किस कर रहे थे, तो सपने में शुरुआत किसने की थी? अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि और ज्यादा नर्वस हो जाती है कि यह सपने वाली बात उसे कैसे पता चले, और वह भी एक सेप जो उसने एक्सेट अनिरुद्ध के बारे में देखा था। हड़बड़ाते हुए वह कहती है, क्या बोल रहे हो? कौन सा सपना और किस तरह की बातें कर रहे हो? अनिरुद्ध हटो, सुबह हो रही है, मुझे नहा धोकर कॉलेज भी जाना है, तुम्हारी फालतू बातों का जवाब नहीं देना है। अनिरुद्ध फ्लटी टोन, आरुषि अब ये कॉलेज का नाम लेकर सवाल से बचने की कोशिश मत करो, तुमने खुद कहा है अपनी उसे हालत में जहां पर ना तुम ठीक से होश में थी और ना ही बेहोश थी, तुम खुद कह रही थी कि
अनिरुद्ध, क्या मैं फिर से सपना देख रही हूँ? तुम मेरे सपने में आई थी, हमें दूसरे को पैसे ऐड कैसे कर रहे थे? वैसे उसके बाद भी कुछ हुआ था क्या? क्या मैं कुछ और किया था? आरुषि स्पीचलेस हो जाती है। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपना सपना अनिरुद्ध के सामने कैसे बोल दिया। अनिरुद्ध आरुषि के पेट पर धीरे से हाथ रखता है और उसे बहुत ही स्पीडली खिलाते हुए कहता है, क्या हुआ आरुषि, जवाब दो। आरुषि की बढ़ी हुई धड़कने और बढ़ जाती है, उसके सांसें गहरी होने लगती है। हिचकिचाते हो वह कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, शायद मैं बेहोशी की हालत में थी तो कुछ भी बोले जा रही थी। मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा। और अपना हाथ पोस। अनिरुद्ध, सैडिक्टिव, मेरा हाथ। आरुषि नर्वस, अनिरुद्ध प्लीज दूर हो जाओ, मुझे कॉलेज जाना है और नाश्ता भी। नाश्ता का नाम सुनते हैं अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि से कहता है, आरुषि तुम्हें नाश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अनिरुद्ध, राणा के यहाँ नौकरों की कमी नहीं है कि तुम नाश्ता बनाओगे, और वैसे भी उन्होंने तुम्हारे साथ जो की है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, और मैं नहीं चाहता तुम इन सब काम में पड़ो। आरुषि अनिरुद्ध, वह तुम्हारे परिवार वाले हैं, उनके लिए ऐसा मत कहो, उनका जो भी है मुझसे है, तुम हमसे क्यों मेरे लिए। आरुषि अपनी बात पूरी करती है तभी अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि के ऊपर से हटकर बेड से उतरते हुए कहता है, आरुषि यहाँ पर मेरा और उनका कुछ नहीं है, जितने वह मेरे इम्पोर्टेंट है तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। भले ही शादी एक शर्त और एक बदले के लिए हुई थी, लेकिन यह शादी हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे परिवार में रिवाज नहीं है किसी तलाक का। ये रिश्ता जैसा भी है, अच्छा बुरा, बिना प्यार का, बिना ट्रस्ट का ये रिश्ता है और हमेशा रहेगा। और मैं अपने घर में किसी तरह की बदतमीजी नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ उसके कारण एक दो दिन हमारे बीच में तनाव रहेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। यही होता है परिवार। पहले मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम मेरे बाद में नहा लेना। तारांकन, माया, रोहित और मधु देवी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और कल जो कुछ हुआ उसी के बारे में बात कर रही थे। माया, कल पूरी रात मेरी यही सोचने में निकल गई कि अनिरुद्ध भैया ने आरुषि के लिए, जिसे आए हुए 10 दिन से ज्यादा नहीं हुए हैं, हमें सुनाया जो पहले कभी नहीं हुआ, वह इस आरुषि के आने के बाद हो गया। आर्यन को थप्पड़ मारा, मुझे कहा कि अगर मैं बदतमीजी से फिर से आरुषि से बात की तो वह मुझे दिल्ली भेज देंगे रोहित के साथ। और तो और कितना गुस्सा किया, ऐसा कैसे हो सकता है माँ, आखिर भैया 10 दिन में कैसे चेंज हो सकते हैं। कल लग ही नहीं रहा था कि यह मेरे अनुरोध भैया है, ऐसे लग रहा था कि कोई और है। सच में गुलाम वह आरुषि को बनाकर लाए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गुलाम वह खुद हो। कहीं आरुषि के, आरुषि ने 10 दिन में ऐसा क्या जादू कर दिया है भैया पर। मधु देवी, सीरियस, माया की हर आदमी का स्वभाव होता है, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन शादी होने के बाद, पत्नी आ जाने के बाद उसमें बदलाव आता ही है, जो अनिरुद्ध में भी हुआ है। भले यह शादी एक बदले के कारण हुई थी, भले ही अनिरुद्ध के दिल में उसे वक्त आरुषि के लिए नफरत थी, लेकिन अब शायद वह नफरत नहीं है, उसकी पत्नी है। वह पति पत्नी एक कमरे में साथ रहते हैं, साथ सोते हैं। इतनी तो भावनाएं घर में पलने वाले जानवर से भी हो जाते हैं, ये तो फिर भी इंसान है। रोहित, लेकिन फिर भी यह जो कल अनिरुद्ध था ये बहुत अलग था। ऐसे लग रहा था जैसे अगर कल उसको कुछ हो जाता ना तो ये हम में से किसी को नहीं छोड़ना। कल देखा था मैंने, उसकी आंखों में कितना गुस्सा था, उतनी तकलीफ भी थी। मुझे तो यही लग रहा है कि उसे आरुषि से प्यार हो गया है। मधु देवी, क्या बात कर रहे रोहित, हम यह जरूर मान सकते हैं कि उसे आरुषि की फिक्र होने लगी है, क्योंकि उसका पति है, और यह बात हम जानते हैं कि जिसे वह अपने परिवार का हिस्सा मानता है उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। ये प्यार अनिरुद्ध के बस की बात नहीं है, बल्कि उसे तुम इन सब से चिढ़ है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, वो उसके बच्चे की माँ भी बन जाएगी, तब भी अनिरुद्ध के दिल में ही प्यार की भावना नहीं होगी। माया, माँ, आप इन सब बातों को छोड़िए ना, आप ये बताएं कि अब हम उससे दब कर रहेंगे। भैया ना तो कह दिया वह मेरी हैसियत के बराबर है, तो क्या अब हम उसके सामने सर झुका के रहेंगे। मुझे तो साफ धमकी मिली है कि अगर पहले कुछ भी उससे कहा तो मुझे यहाँ से भेज देंगे, और मुझे लग भी रहा है कि भैया सब कर सकते हैं। मधु देवी, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, मानते हैं आरुषि पत्नी है, लेकिन तुम उसकी बहन हो। वह सब उसने गुस्से में कह दिया, लेकिन फिर भी अभी हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें थोड़ा सा अपना व्यवहार बदलना होगा, आरुषि के लिए, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन करना होगा। अनिरुद्ध की नज़रों में हमें अच्छा बना होगा, इसलिए जितना होगा कि हमें आरुषि से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें एहसास हो गया है कि हमने गलती की है। धीरे धीरे घुलना होगा और एक मौका जहां पर इन दोनों का रिश्ता खत्म। मैं अपनी बेटी को उस लड़की से आज़ाद कर दूंगी। मैं इस लड़की को अपनी बेटी की जिंदगी में अब नहीं रहने दे सकती। रोहित, तू क्या आप खुद अपनी बेटी का घर तोड़ेंगे? अनिरुद्ध, जिसके लिए हम सबसे लड़ गया, आपको लगता है कि वह आरुषि को छोड़ देगा? जानते हैं ना, ये तलाक की परंपरा को अनिरुद्ध नहीं मानता। मधु देवी, जब उसने आपसे शादी की थी तब मुझे ये जरूर था कि किसी सड़क से उठे लड़की से शादी कर रहा है, लेकिन मुझे लगा था कि यह लड़की घर में एक समान की तरह रहेगी, जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं। लेकिन जिस तरह से इस लड़की ने अपने रंग दिखाए हैं, कहीं ना कहीं इसलिए मेरे बेटे को अपनी तरफ कर लिया है।
और कल का बहुत दिन जब सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि अगर ये लड़की रही तो हमें हमारे अनिरुद्ध से पूरी तरह से दूर कर सकती है, हमें हमारा घर तोड़ सकती है, जो मैं नहीं होने दूंगी। माया, तो क्या सोचा है आपने, क्या करने वाले हैं आप? मधु देवी, अभी तो सिर्फ अच्छे बनने का नाटक करना है, प्यारी बहू करना है और फिर धीरे धीरे अनिरुद्ध के मन में शक डालना है, क्योंकि शक ही है जो इस रिश्ते को तोड़ सकता है। और हाँ, कल जो है उसके बाद आर्यन घर से चला गया है, कुछ दिनों अपने दोस्तों के साथ रहे वही बेहतर है, उसके बाद समझा बूझकर उसे घर लेकर आना और उसे भी यह सब बता देना, जवान खून है, कहीं कुछ गलती ना कर दे। उस लड़की के चक्कर में मैं नहीं चाहती मेरे दोनों बेटों के बीच में कोई लड़ाई हो जाए, क्योंकि है तो आर्यन भी अनिरुद्ध का भाई, जो खून उसमें है वही खून आर्यन में भी है, ऐसा ना हो उसे लड़की के चक्कर में मेरे परिवार का नाश हो जाए। माया, डोंट वरी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब तो कुछ भी करके आरुषि को इस घर से बाहर निकाल कर फेंकना है, और मजा तो तब आएगा जब अनिरुद्ध भैया खुद ही से हाथ पकड़कर धक्के मारकर घर से बाहर निकलेंगे। 39 Are you challenging my masculinity? अभी जो कुछ अनिरुद्ध कहकर गया, आरुषि उसी के बारे में सोच रही थी कि तभी उसे बाथरूम से एक जोर से आवाज आती है। आरुषि दौड़कर बाथरूम में जाती है और वह देखती है कि अनिरुद्ध जमीन पर गिरा हुआ है और उसके चेहरे पर तकलीफ नजर आ रही है। वो जोर की धड़ाम की आवाज किसी और की नहीं, अनिरुद्ध के गिरने की थी। आरुषि परेशान, अनिरुद्ध ये क्या हुआ? अनिरुद्ध दर्द से करहाते हुए कहता है, आरुषि तुम्हें क्या दिख रहा है? मैं गिर गया हूँ, तुम्हें कैसे सवाल कर रही हो? आओ मेरी मदद करो, मैं खुद से नहीं उठ पा रहा हूँ, मेरा ये राइट हैंड मूव नहीं हो रहा है। आरुषि अनिरुद्ध का लेफ्ट हैंड पकड़कर उसे उठाने में मदद करती है। अनिरुद्ध और आरुषि कमरे में पहुंचते हैं। अनिरुद्ध बेड पर बैठता है, आरुष की उसके कमर के पीछे तकिया लगती है। वो महसूस कर रही थी कि अनिरुद्ध को कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। आरुषि, अनिरुद्ध बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखकर एक सीरियस टोन में कहता है, आरुषि बहुत दर्द हो रहा है, अब गिरा हूं तो दर्द होगा ही ना। आरुषि, ओके सॉरी। अनिरुद्ध अपने मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए आरुषि को मोबाइल देने के लिए कहता है। उसके बाद वो डॉक्टर का कॉल करता है। अनिरुद्ध का फैमिली डॉक्टर, जिससे ही अनिरुद्ध हमेशा उसी से अपना ट्रीटमेंट लेता है, वह राणा विला पहुंचते हैं। मधुमाया रोहित लिविंग हॉल में बैठे हुए थे और अचानक से डॉक्टर को देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ है। मधु देवी, माधव, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? डॉक्टर माधव मधु देवी को हैरान होते हुए देखकर कहता है, श्रीमती मधु देवी जी, आपको नहीं पता मुझे अनिरुद्ध का कौन आया था? उसने मुझे बताया है कि सुबह नहाते वक्त वह बाथरूम में फिसल गया, उसके राइट शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा है, उसी को देखने के लिए मैं आया हूँ। माया, मधु देवी, रोहित सभी हैरान रह जाते हैं कि अनिरुद्ध को चोट लगी है और उन्हें खबर तक नहीं मिली। डॉक्टर के साथ साथ वह भी अनिरुद्ध के कमरे में पहुंचते हैं। मधु देवी अनिरुद्ध के पास पहुंचकर उसके सिर पर हाथ रखकर रहती है, ये तू कैसे गिर गया? ज्यादा चोट तो नहीं है ना? ज्यादा दर्द हो रहा है? अनिरुद्ध, सीरियस नहीं माँ, इतनी चोट नहीं आई है, लेकिन इस राइट कंधे में दर्द हो रहा है, इसी पर गिरते वक्त मेरा ज्यादा जोर चला गया। डॉक्टर माधव आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैं अनिरुद्ध को देख लूं? मधु देवी, बिल्कुल। इतना कहने के बाद घर के सभी सदस्य पीछे हट जाते हैं। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद डॉक्टर अनिरुद्ध को बताता है, फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा है, सब कुछ ठीक है, मसल्स थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है, सब कुछ सही है। मैं दवाई लिख देता हूँ, एक तेल लिख देता हूँ जिसकी आप सुबह शाम मसाज करना, और मसाज से पहले आप कोल्ड पैक लेकर अपनी राइट कंधे को सेकना, बस 2 दिन के लिए करना है। एवरीथिंग इज फाइन। डॉक्टर की यह बताने के बाद कि अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों के चेहरे पर एक शांति आती है। रोहित डॉक्टर को घर के बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। कमरे में होते हैं मधु देवी, माया और आरुषि। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद में अनिरुद्ध की माया से और मधु देवी से एक बार भी ना बात हुई है और ना ही कोई मुलाकात हुई है। हालांकि उन्होंने आरुषि के साथ कितना ही गलत क्यों ना किया हो, लेकिन आरुषि कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण अनिरुद्ध के परिवार के साथ उसका रिश्ता खराब हो, इसलिए एक दूसरे से बात करने के लिए आरुषि उन्हें वक्त देना चाहती है और इसीलिए आरुषि कमरे से बाहर जाने लगती है। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है तभी मधु देवी आरुषि को रोकते हुए कहते हैं, रुको आरुषि, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इस परिवार का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ होना भी जरूरी है, लौटकर वापस आओ। मधु देवी के कहने पर आरुषि उनके पास पहुंचती है। मधु देवी आरुषि का हाथ पकड़कर आंखों में आंसू लाकर कहती है, आरुषि, इन 5 दिनों में हमें तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। आरुषि शॉक्ड किया है, आप क्या कहा रही है? वो
माया जानती थी कि इस कमरे में अब जो होने वाला है वह सब नाटक है, अनिरुद्ध को ये दिखाने के लिए कि अब उन्हें आरुषि से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिरुद्ध के दिल और दिमाग में यह बात डालना कि उन्होंने भी आरुषि को एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके बाद असली खेल तब होगा जब अनिरुद्ध को यह एहसास होगा कि उसके परिवार ने तो आरुषि को अपना दिया लेकिन आरुषि ने अब तक नहीं अपना पाए। और मधु देवी की नाटक में शामिल होते हुए माया आगे बढ़कर आरुषि से इमोशनल टोन में कहती है, आरुषि प्लीज माँ को कहने दो क्योंकि माफी मांगना हमारा हक बनता है। आरुषि, हमारे मन में तुम्हारे लिए गुस्सा था क्योंकि तुम आर्यन को जेल भेजना चाहती थी। तुम्हारी भाई के साथ शादी हुई, हमें यही लगता था कि शादी का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावे की और बदले की शादी है। लेकिन कल इस तरह से भाई ने तुम्हारा साथ दिया, पहली बार उन्होंने हमसे लड़ाई की, इससे हमें एहसास हुआ कि तुम भाई के लिए कितनी खास हो, जितनी हम उनके लिए हैं उतनी तुम भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गई हो। और जो भाई के लिए इम्पोर्टेंट है हम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। इसलिए मैं माँ और रोहित की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, हमें माफ़ करके तुम हमें अपना बना लो जैसे तुमने भाई को अपना बनाया है। आरुषि और अनिरुद्ध एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आरुषि को सच में लग रहा था कि यह लोग दिल से माफ़ी मांग रहे हैं और इसलिए वह तुरंत उन्हें माफ़ करते हुए कहती है, मैं समझती हूँ जिस तरह से मैं इस घर में आई, जिस कारण से आए, आपका मुझे एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं था और शायद मेरा भी, लेकिन आप आज जो बोल रही है मुझे उसे पर विश्वास है। जो हुआ उसे भूल जाए, एक नई शुरुआत करते हैं आज से। मधु देवी माया के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, धन्यवाद आरुषि, सच में 10 दिनों में हमने तुम्हें बिल्कुल नहीं समझा, हमने 5 दिनों में तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, सेकंड नहीं लगे हमें माफ़ करने में। अनिरुद्ध की तरफ देखकर, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा बेटा इस लड़की के लिए इतना क्यों लड़ गया, क्योंकि उसके साफ दिल को इसलिए सबसे पहले देख लिया जो हम नहीं देख पाए। अनिरुद्ध तुम भी हमें। मधु देवी आगे कुछ कहती तभी अनिरुद्ध ने रोकते हुए कहता है, माँ आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आप सब कुछ सही हो गया है, मुझे भी माफ़ करना क्योंकि मैं भी बहुत चिल्लाया था और माया से ऐसी बातें कही थी माया की तरफ देखकर, लेकिन तुम जानती हो कितना प्यार करता है तुम्हें, वह खुद से कभी दूर नहीं कर सकता। अनिरुद्ध के इतना कहते ही माया अनिरुद्ध से लिपटकर रोने लगती है। अनिरुद्ध भी इमोशनल हो रहा था। आरुषि फील कर रही थी कि वह अपने आप को जितना हार्टलेस दिखता है उतना है नहीं। तारांकन, सभी के जाने के बाद अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो इन 2 दिन तुम्हें मुझे बहुत संभाल है आरुषि, क्योंकि मेरा राइट हैंड तो आप उतना कम नहीं कर सकता, अब तुम्हें मेरे सारे काम करने हैं। आरुषि, हाँ ठीक है मैं समझ गई, लेकिन इसमें इतनी मुस्कुराने की क्या जरूरत है। अनिरुद्ध, क्या तुम्हें मेरा मुस्कुराना पसंद नहीं है? सीरियस? आरुषि, ऐसी बात नहीं है। अनिरुद्ध आरुषि को अपने करीब कर उसकी कमर में हाथ डालता है। आरुषि नर्वस अनिरुद्ध का हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, अपना हाथ हटाओ और मुझे ये बताओ कि क्या करना है, मतलब तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आनी है या तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आने हैं? अनिरुद्ध, फ्लर्टी टोन, तुम्हें नहलाना है मुझे। आरुषि, शॉक्ड, ये तुम क्या बोल रहे हो? अनिरुद्ध, आरुषि मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया, मैं नहाने जा रहा था और मैं गिर पड़ा तो मुझे नहाना है, लेकिन मैं अपने शोल्डर को इतना मूव नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मुझे मना कर रही हो। मैं अपनी अब तक वह शर्त भूल नहीं हूँ, याद है ना मैंने क्या कहा था तुमसे, अगर तुमने मुझे मेरे काम के लिए कभी भी मना किया कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना किया तो मैं अपनी शर्त भूल जाऊँगा और हमारे बीच में वह हो जाएगा जो अब तक नहीं हुआ है। आरुषि, शॉक्ड, क्या मतलब है तुम्हारा हाथ में नहीं कर रहा है लेकिन तुम वह सब कर सकते हो। अनिरुद्ध, इस समय तुम कुछ भी। आरुषि अपनी बात पूरी कहती उससे पहले अनिरुद्ध आरुषि की गर्दन में हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाकर उसके होठों की तरफ सेडिक्टिव नजरों से देखकर बाद में उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे चैलेंज कर रही हो आरुषि, तुम मेरी मर्दानगी की कुछ चैलेंज कर रही हो? आरुषि, मुझे वह सब करने के लिए कोई नहीं रोक सकता और ये दर्द तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें हाँ तो करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा और शायद दर्द फिर तुम्हें भी होगा, शायद थोड़ा ज्यादा। समझ रही हो ना तो मैं क्या कह रहा हूँ, या फिर एक्सप्लेन करना होगा प्रैक्टिकली? अनिरुद्ध की सिडेक्टिव बातों को सुनकर आरुषि शॉक्ड और नर्वस हो जाती है और वह हड़बड़ाते हुए अनिरुद्ध का हाथ अपनी गर्दन और कमर से हटाकर उसे दूर हटाते हुए कहती है, मैं कोई चैलेंज नहीं दे रही हूँ, उसके बारे में बात करना बंद करते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें नहलाने में मदद करती हूँ तो उठकर चलो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता ही। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बहुत बाथरूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद आरुषि सार्कास्टिक वे में कहती, वैसे तो इससे कोई काम नहीं होगा, इसका हाथ नहीं उठा रहा है, लेकिन उसे बारे में एक्साइटेड हो जाता है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। आरुषि वॉशरूम में पहुंचती है। अनिरुद्ध पहले से ही बाथटब में बैठ गया था और वह अपने एक हाथ से अपने बालों को धो रहा था। आरुषि अनिरुद्ध के कपड़े साइड में रखती हैं।
और जैसे ही वह बात तब में अपना पहला पैर रखती है तभी अनिरुद्ध आरुषि को रोकते हुए कहता है, तुम्हें क्या कर रही हो, सीरियस टोन। अनिरुद्ध की बात आरुषि को कुछ समझ में नहीं आती। जो पहले हो चुका है वही याद आता है कि जब पहली बार अनिरुद्ध ने उसे नहलाने की डिमांड की थी तो उसने आरुषि का हाथ पकड़कर उसे बात में बिठा लिया था और आरुषि को यही लग रहा था कि आज भी उसे ऐसा ही करना है और वही एक्सप्लेन करते हुए कहती है, ऐसे ही तो नहलाना है ना मुझे तुम्हें, पिछली बार भी तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहलाया था, तुमने कहा था ना कि बाहर से तुम ठीक से नहीं नहा पा रहे थे। आरुषि की बात पर अनिरुद्ध को भी याद आता है और वह उससे सॉफ्ट टोन कहता है, वह वक्त अलग था, आज कुछ अलग है, तुम्हें अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है तो मुझे बाहर से ही हेलो। वैसे भी कल तुम 3 घंटे तक बारिश में भीगती रही, वह तो अच्छी बात है कि तुम्हें बुखार नहीं आया, वरना मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें बहुत हाई फीवर होगा और मैं फिर से तुम इसमें बिठाकर नहीं चाहता कि तुम्हें सर्दी लगे, इसलिए बाहर से करो। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और यह पहली बार था जब आयुषी हनुमत के कारण मुस्कुराई थी और इसी को ही मुस्कुराते हुए देखकर अनिरुद्ध उसकी खूबसूरती में खो जाता है। जिस तरह से मेरी तुझे देख रहा था उसे आरुषि की दिल की धड़कन बढ़ रही थी। कुछ सेकंड दो उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती, वह बस एक दूसरे को आंखों में देखे जा रहे थे। जब 40 रोड एंड आरुषि राणा परिवार में अब वह हो रहा है जो सालों पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो अनिरुद्ध ने अपने ही परिवार से लड़ाई की और आज मधु देवी और माया ने किसी से माफी मांगी, जिनके सर दूसरों के सामने कभी नहीं झुके। आज उन्होंने आरुषि से माफी मांगी और इसी बात का गुस्सा मधु देवी और माया को था। अनिरुद्ध को दिखाने के लिए उन्होंने उसके सामने बड़ी बड़ी बातें तो कही थी, लेकिन उसे दिखावे के लिए जो उन्हें करना पड़ा उसे पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। माया, गुस्से से मुझे यकीन नहीं हो रहा मम्मी, लेकिन मैंने उसे आरुषि से माफी मांगी, एक लड़की जिनकी हैसियत कुछ भी नहीं है, जो हमारे घर पर नौकर बनने के लायक नहीं है, मैंने उसे माफी मांगी। इस इंसल्ट को कैसे सहन करो मुझे समझ नहीं आ रहा। मधु देवी, गुस्से से मुझे कितना गुस्सा आ रहा है माया, मैं तुम्हें पता नहीं सकती। मधु देवी राणा खानदान की बड़ी बहू महेश प्रताप राणा की पत्नी, आज उसको कुली की लड़की, उसे सड़क छाप लड़की से माफी मांगी। छोटा मोटा रोना पड़ा सिर्फ अपने बेटे के लिए, ताकि उसे एहसास हो जाए कि हम उसकी पत्नी के दुश्मन नहीं है। लेकिन आज जो तुमने माफी मांगी है ना, इसका अंजाम उसे आरुषि को भुगतना पड़ेगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। 10 दिन आए नहीं हुए और मेरे बेटे को मेरे परिवार के खिलाफ कर दिया। क्या पता कुछ दिनों बाद वो अनिरुद्ध की और कान भरते और हम इस घर से बाहर निकलवा दे। माया, मम्मी को कुछ करे उससे पहले हमें कुछ करना होगा। वैसे आपने क्या सोचा है, हम आगे क्या करने वाले हैं? मधु देवी, फिलहाल तो हमें कुछ दिन खामोश रहना है और उसे आरुषि और अनिरुद्ध के सामने ऐसे रहना है जैसे कि हमारे दिल में अब आरुषि के लिए कोई नफरत नहीं है, लेकिन इतना भी ओवर स्वीट में बन जाना तुम कि अनिरुद्ध समझ जाए और फिर हम अनिरुद्ध के मन में शक डालना शुरू करेंगे। और वह क्या होगा हम तभी देखेंगे जब हमें वह मौका मिलेगा। अभी से हम कुछ भी नहीं सोच सकते, इसलिए कुछ दिन तो बस शांत रहो। माया, माँ, कुछ ही दिन की बात करना, ऐसा ना हो कि मुंह के इंतजार में वह इस घर पर जमा ले और हम घर से बाहर निकल जाए। माया और मधु देवी की बातें बाहर खड़ा रोहित सुन रहा था और उनकी बातें सुनकर अपने मन में वह खुश होते हुए कहता है, क्या बात है, तो मतलब राणा परिवार में दरार आना शुरू हो गई। आरुषि के कारण सासू माँ और माया अनिरुद्ध के खिलाफ भी जा सकती है। जब घर के अंदर ही लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाए तो उसे घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। यह मेरे पास अच्छा मौका है, इन्हें आरुषि के साथ साथ अनिरुद्ध के भी खिलाफ करना होगा। यह मेरा साथ देंगे और फिर ऐसा वक्त आएगा जब अनिरुद्ध की सारी संपत्ति पर मेरा नाम होगा और मैं बन जाऊंगा राणा वसीयत का मालिक। इविल स्माइल। तारांकन। नहाने के बाद अनिरुद्ध बाथटब से बाहर आ रहा था। आरुषि ने उसका एक हाथ पकड़ रखा था। जैसे ही अनिरुद्ध अपने दोनों पैर बाथटब के बाहर रखता है, अचानक से उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। आरुषि पैनिक हो जाती है कि कहीं फिर से ना गिर जाए, इसलिए वह अनिरुद्ध अपनी बाहों में पकड़ लेती है बहुत टाइट से। आरुषि के इस जेस्चर पर अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुरा जाता है। आरुषि अनिरुद्ध की तरफ देखती है और उसकी मुस्कुराहट देखकर वो तुरंत अनिरुद्ध से पीछे हट जाती है। फ्लैटी नजरों से आरुषि को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और आरुषि अनिरुद्ध की उन नजरों से नर्वस हो जाती है और वह अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, तुम कपड़े पहन लो, वहां साइड में रखे हुए हैं, और जल्दी बाहर आ जाओ। अनिरुद्ध एक नज़र अपने कपड़ों की तरफ देखा है और उसके बाद आरुषि को देखते हुए सिलेक्टिवली कहता है, क्यों कपड़े तुम नहीं पहनाओगी? आरुषि शॉक्ड, क्या कहा मैं और तुम्हें कपड़े पहनाऊं? बिल्कुल नहीं, तुम्हारा एक हाथ सही है, मैं चलती हूँ, तुम कपड़े पहन कर आ जाओ। नर्वस क्योंकि अनिरुद्ध इतना अनप्रिडिक्टेबल है, आरुषि को लगता है कि सच में वही ये करवा भी सकता है। भले ही आरुषि का अनिरुद्ध के लिए बिहेवियर और उसमें के मन के इमोशन चेंज हुए हैं, लेकिन अभी भी वह इतनी ओपन नहीं है कि वह ये सब करने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए वह तुरंत कमरे से चली जाती है। अनेक के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है, जैसे आरुषि घबराकर एक छोटे बच्चों की तरह भागी।
कुछ देर बाद अनिरुद्ध शर्टलेस बाहर आता है। बेड शर्ट उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। आरुषि, नर्वस की तुम्हें शर्ट क्यों नहीं पहनी? अनिरुद्ध आरुषि को एक सीरियस लुक देते हुए कहता है। आरुषि, मेरा राइट हैंड मुझे ठीक से उठ नहीं रहा है, मैं इसके बटन कैसे लगता पेन तो जैसे मैं पहन ली। अनुरोध की बात सुनने के बाद आरुषि जैसे ही मुड़कर जाने लगते हैं। अनिरुद्ध आरुषि के साड़ी के पल्लू को खींचते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगा मेरी बात खत्म हो गई? आरुषि, वो मैं आइस पैक लेने जा रही थी, डॉक्टर ने कहा था ना कि तेल मालिश से पहले तुम्हारे कंधे की बर्फ से सिकाई करनी है। धीमे अपना कर हिलता है और आरुषि के साड़ी के पल्लू को छोड़ देता है। आरुषि कमरे से बाहर चली जाती है। अनिरुद्ध उसके चेहरे पर एक अलग से रिलैक्स था। जिस तरह से आरुषि उसकी केयर कर रही थी और वह भी फील कर रहा था कि यह केयर जेन्युइन है, वह जबरदस्ती ये किसी डर के कारण नहीं कर रही है, उसे सच में अनिरुद्ध की परवाह हो रही है, जो उसके लिए काफी था। अनिरुद्ध पेट के बल लेटा हुआ था और आरुषि उसके कंधे की बर्फ से काफी देर से शिकायत कर रही थी। जब बर्फ का टुकड़ा छोटा सा रह गया था तो उसे टेबल पर रखते हुए आरुषि कहती है, काफी है, अब मैं कुछ देर बाद इस पर तेल लगा दूंगी और उसके बाद तुम ऑफिस जा सकती हो। आरुषि उठकर जाने के लिए जैसे आगे बढ़ती है तभी अनिरुद्ध आरुषि से कहता है, जाने से पहले मुझे उठाने में मदद तो करो। आरुषि, अरे हाँ। आरुषि अनिरुद्ध की मदद करती है उसे बिठाने में। उसके बाद आरुषि जैसी उठकर जाने लगती है, अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से खींचता है। आरुषि अनिरुद्ध की चेस्ट पर जाकर गिरती है। आरुषि के दोनों हाथ अनिरुद्ध के चेस्ट पर होते हैं, उन दोनों में एक बार फिर से करीबी होती है। आरुषि हैरान होते हुए अनिरुद्ध की आंखों में देख रहे होते हैं और अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए आरुषि के आंखों में देख रहा है। अनिरुद्ध आरुषि की कमर को मुट्ठी बंद करके पकड़ रखा था। क्यों उसे बंद मुट्ठी में उसने उसे बर्फ के टुकड़े को पकड़ रखा था जो आरुषि ने कुछ देर पहले टेबल पर रख दिया था। आरुषि अनिरुद्ध से पीछे हटने की कोशिश करते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे तेल मालिश भी करनी है, तुम्हें क्या मिलता है मुझे ऐसे परेशान करके? अनिरुद्ध अपने मुट्ठी को खोलता है और उसे बर्फ के टुकड़े को आरुषि की कमर पर धीरे धीरे फिराते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगता है अपनी पत्नी को ही टीज करना। जब आरुषि अपनी कमर पर ठंडी बर्फ का एहसास करती है तो एकदम से सन्न रह जाती है। वह अपने आप को अनिरुद्ध से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध की बाहों से भले आरुषि के बिना मर्जी के कैसे जा सकती है। वह बर्फ का छोटा सा टुकड़ा अनिरुद्ध आरुषि की पूरी बैक पर फिर आ रहा था, जिसके कारण उसकी कमर ठंडी बर्फ के कारण भी गई थी। पहले तो अनिरुद्ध ने मजाक में आरुषि को टीज करने के लिए उसे बर्फ के टुकड़े को उसके बैक पर फिरा रहा था, लेकिन उससे आरुषि की दिल की धड़कन बढ़ गई थी, उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसकी तेज सांसों को देखकर अनिरुद्ध की वह टीजिंग एक्सप्रेशन खत्म हो गए थे और उसके चेहरे पर सेंसुअल आ गई थी, जैसे वह आरुषि की चेहरे की एक्सप्रेशन को देखकर धीरे धीरे अपने ऊपर से कंट्रोल होने लगा था। वह बर्फ का टुकड़ा और भी ज्यादा छोटा हो गया था और उसे अनिरुद्ध आरुषि की गर्दन पर फिराकर उसके चेहरे की तरफ लेकर जाता है और छोटे से टुकड़े को अनिरुद्ध उसके पूरे चेहरे पर घूमता है। आरुषि की सांस और भी ज्यादा तेज और गहरी हो गई थी, जिसे अनिरुद्ध अच्छी तरह से देख रहा था और मैं उसकी गहरी सांस से अनुरोध को अपना दीवाना बना रही थी। वह बहुत ही सेंसुअली नजरों से आरुषि को देख रहा होता है और बर्फ का टुकड़ा जब आरुषि के होठों तक पहुंचता है तो वो बिल्कुल पानी बन जाता है। आरुषि के होठों से पानी की बूंदें डायमंड की तरह को दिखाई दे रही थी और उसके बाद वह पानी की बूंदें उसके गर्दन से होकर उसके कपड़ों के अंदर जाने लगती है। आरुषि फील कर रही थी कि अनिरुद्ध फिर से उन्हें नजरों से उसे देख रहा है, जहां पर वह अपने होश खो देता है और उनके बीच में एक इंटेंस मोमेंट होता है। आरुषि अनिरुद्ध से नजरें नहीं मिल पा रही थी, उसकी नजरें उसने झुका रखी थी, लेकिन जैसे ही आरुषि अपनी नजरें उठाकर वह अनिरुद्ध को देखती है, उसी पल अनिरुद्ध अपने होठों को आरुषि के होठों पर रख देता है। Please guys, this is my first channel. Please subscribe to my channel for more such interesting video. Thanks for watching.